हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज का सेशन हमारा जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 25 मार्च को मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए एग्जामिनेशन हुआ था उसका सॉल्यूशन है और वो हमारा पेपर 5 का है। दो पेपर था, पेपर 5 और पेपर 6। पेपर 3 और 4 का सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी फेसबुक पर अपलोडेड हो चुका है। पेपर 1 और 2 हिंदी और इंग्लिश था, उसका भी सॉल्यूशन मिल गया। हाँ, उसका वीडियो लेक्चर नहीं है बट सॉल्यूशन हमारे फेसबुक पेज पर है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद पेपर 5 और 6 बचा हुआ है, तो पेपर 5 आज रिकॉर्ड हो रहा है, 6 शायद कल तक आपके तक आ जाएगा। ठीक है, तो पेपर 5 में स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन का सबसे पहले अगर लेवल की बात करें, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं पेपर 5 का वीडियो ऑडियो आएगा सब लड़का लोग यही पूछेंगे सर कट ऑफ क्या जाएगा। तो आपको कट ऑफ पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि कट ऑफ रिलेटिव कंपटीशन होता है। हमें तो ये भी नहीं पता है कितना बच्चा एग्जाम में अपीयर हुआ है। ठीक है, हमें ये पता है कितना फॉर्म भरा आया है, लेकिन कितना बच्चा अपीयर एग्जैक्टली तो हमें पता है नहीं। तो जब यही नहीं पता है तो कोई इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई फैकल्टी हो या फिर कोई भी इंसान हो, वो कैसे बता सकता है कट ऑफ क्या होगा। कट ऑफ तो आप ही जानोगे ना कि आप कितना बना करके आए हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कितना बना करके आया है। हाँ, लेकिन पेपर 5 को देखा जाए तो इसमें मुझे 5 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन गलती है। वो आगे जब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो देखेंगे 4 है या 5 है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन मुझे जहां तक लगा है गलती है। ठीक है, तो समझिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो 46 क्वेश्चन पर ही होगा। तो समझ लीजिए कट ऑफ का क्या सीन रहेगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि जो एग्जामिनेशन जो बच्चे फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिन्हें पास आउट हुए बहुत दिन हो गया है, तो उनके लिए 1-2 क्वेश्चन ऐसा है कि शायद उनके दिमाग से निकल गया होगा। और कुछ क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर गेट आईएएस और सिविल सर्विसेज से उठा लिया गया है। ठीक है, तो वही हालत को देखते हुए आप लोग कट ऑफ का अंदाजा लगा लीजिए कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि मैं तो एग्जामिनेशन दिया नहीं हूं और मुझे बच्चों से पर्सनली डायरेक्टली मतलब कि इंटरेक्शन भी नहीं हुआ है कि मैं बता सकूं। बट इतना बताता हूं 4-5 क्वेश्चन गलत है पेपर 5 में भी। पेपर 6 तो मैं देखा नहीं हूं, पेपर 5 में 4-5 क्वेश्चन गलत है, मुझे गलत लगा। आप लोग बाकी कमेंट करिएगा कि हाँ क्या है नहीं है। और कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो कि नहीं बनने वाला था। ठीक है, देखते हैं सब जैसे से होगा, डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जो एज यूजुअल जो मेरा रूल्स है वो मैं बता देता हूं कि जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन मार्क्स लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर आपको साइड में क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। आपका काम क्या है, अगर जो बच्चे एग्जामिनेशन दे दिए हैं वो तो क्वेश्चन ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, उन्हें तो बस सॉल्यूशन देखना है। बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसका जो जून जुलाई में 2020 में शायद फॉर्म आया था उसका एग्जामिनेशन होने वाला है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 3rd ईयर में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, तो वो लोग बीपीएससी टारगेट कर रहे होंगे, मुझे बीपीएससी ही देना है या फिर कुछ और करना है बीपीएससी में या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में, और वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन देख रहे होंगे कैसा लेवल आता है क्वेश्चन का। तो उन बच्चों से अनुरोध है जो बच्चे एग्जामिनेशन फ्यूचर में देने वाले हैं, तो पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ ही है। पेपर 5 में क्या रहेगा, सारा डिजाइन पार्ट, फॉर एग्जांपल मशीन डिजाइन, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, आपका थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यही है पेपर 5 में। और पेपर 6 में आपका थर्मल पार्ट आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, पावर प्लांट एक्सेट्रा। तो आपका पढ़ा हुआ होगा, सॉम पढ़ा हुआ होगा, टॉम पढ़ा हुआ होगा। अगर जो बच्चे 3rd ईयर में हैं जो उनका पढ़ा हुआ होगा उसको काइंडली सॉल्व करिएगा, जो नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो देख लीजिएगा, जो बन गया होगा वो भी लास्ट में वीडियो से आप आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और थ्योरी ऑफ मशीन से ये क्वेश्चन है। बोलता क्या है, इन अ 4 बार मैकेनिज्म द सम ऑफ द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक इज लेस देन द सम ऑफ द अदर 2 लिंक्स। देखिए, हम लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन में जब लिंकेज मैकेनिज्म की बात करा था तो वहां पर एक लॉ था, क्या, ग्रासहॉप्स लॉ। कौन सा लॉ था, ग्रासहॉप्स लॉ। ग्रासहॉप्स लॉ, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है क्योंकि वी आर इंजीनियर्स और हमारी इंग्लिश कमजोर होती है एज यूजुअल, चाहे आप कितने बड़े भी पीएसयू में क्यों नहीं जॉब कर लो या फिर कितने बड़े आप यूपीएससी क्यों निकाल लो, इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम होता है इंजीनियर्स का। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं। तो ग्रासहॉप्स लॉ क्या कहता है, ग्रासहॉप्स लॉ कहता है सम ऑफ शॉर्ट प्लस लॉन्ग लेंथ शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ अदर 2 लिंक। मतलब S प्लस, अगर हमारे पास S, L, P और Q 4 लिंक्स है, जिसमें S फॉर शॉर्टेस्ट, L फॉर लॉन्गेस्ट एंड P एंड Q अदर, तो अगर समेशन ऑफ शॉर्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक इज लेस देन इक्वल टू P प्लस Q है, तो हमारा ग्रासहॉप्स लॉ सेटिस्फाइड करता है। और जैसे ही हमारा ग्रासहॉप्स लॉ सेटिस्फाइड करता है तो हमारा जो लिंक इससे बनेगा, जो चेन बनेगा, वो चेन 4 बार जो चेन बनेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करता, मतलब S प्लस L ग्रेटर देन हो जाता है P प्लस Q, तो वहां पर हमारा
ग्रासहॉप्स लॉ सेटिस्फाइड नहीं करेगा और वो जो मैकेनिज्म होगा, वो जो हमारा मैकेनिज्म बनेगा वो कांस्टेंट ही नहीं रहेगा, तो क्या फायदा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन अ 4 बार मैकेनिज्म द सम ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक इज लेस देन सम ऑफ अदर टू लिंक्स। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ग्रासहॉप्स लॉ क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो बोलता है क्या, इफ द शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड देन मैकेनिज्म विल एक्ट एज। अब इसमें एक कंसेप्ट है, समझिएगा। सबसे पहला कि बोलता है कि पूरे 4 बार मैकेनिज्म, जो हमारा पूरा 4 बार मैकेनिज्म होता है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन, सबसे अच्छा पोजीशन क्या है। देखिए इसमें अच्छा और बुरा से क्या मतलब है कि अगर हमारा इनपुट और आउटपुट, 4 मैकेनिज्म में एक इनपुट था, एक आउटपुट था, ठीक है, और एक था कनेक्टिंग रॉड था और एक फिक्स था, यही था ना। तो बोलता है कि अगर इनपुट और आउटपुट दोनों अगर 360 रोटेट कर जाए तो उसे हम कहेंगे मेरा मैकेनिज्म एकदम 100% है, मतलब बेस्ट है, ठीक है। तो बेस्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है, बेस्ट पोजीशन इज फिक्स्ड पोजीशन। बेस्ट पोजीशन क्या हमारा होता है, फिक्स्ड पोजीशन। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड पोजीशन ही होता है जिससे हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों कनेक्टेड होता है। तो फिक्स्ड पोजीशन बेस्ट इसलिए होता है कि वो इनपुट और आउटपुट दोनों को गवर्न कर रहा होता है। तो जिसके पास जितनी शक्तियां वो सबसे अच्छा। सबसे अच्छा कौन होता है, प्रधानमंत्री, क्योंकि पूरा देश को संभालता है। फिर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, तो जो सब कुछ संभाल रहा है, इनपुट आउटपुट दोनों को संभाल रहा हो, क्या हमारा बेस्ट पोजीशन। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट लिंक कौन सा होता है, क्वेश्चन अगर आपसे व्हाट इज द बेस्ट लिंक, तो बेस्ट लिंक क्या होता है, वो लिंक जो 360 रोटेट हो जाए। तो एक बात मानिए, अगर मेरा ये एक लिंक है, इसे अगर मैं घुमाऊं तो क्या करेगा, देखिएगा इस 360 रोटेट कर नहीं रहा है, कुछ के बाद बंद हो जा रहा है। लेकिन अगर इस ढक्कन को मैं फिक्स करके घुमाता हूं, देखिए 360 पर रोटेट कर गया। तो जितना छोटा लिंक होगा उतना ज्यादा चांसेस होगा कि वो 360 डिग्री रोटेट करे। तो बेस्ट लिंक क्या होगा हमारा, शॉर्टेस्ट लिंक, शॉर्टेस्ट लिंक। अब अगर बात किया जाए, इसमें जो ऑप्शन है डबल क्रैंक, डबल रॉकर, क्रैंक रॉकर, रॉकर रॉकर, ये क्या होता है। तो जब हमारा इनपुट या आउटपुट दोनों में से कोई एक, इनपुट या आउटपुट दोनों में से अगर कोई एक 360 रोटेट करे, मतलब कोई एक 360 और एक नहीं 360, ठीक है। अगर इनपुट या आउटपुट में से कोई एक 360 रोटेट करे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है। इनपुट और आउटपुट में से कोई एक 360 रोटेट को क्या कहेंगे, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। अगर इनपुट या आउटपुट में से कोई भी 360 रोटेट ना करे, इसमें कोई करे एनी वन रोटेट 360 डिग्री, या तो इनपुट आउटपुट में से कोई भी अगर 360 रोटेट कर जाएगा तो क्या बोलेंगे, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। अगर इनपुट आउटपुट में से नो वन रोटेट 360 डिग्री तो इसे क्या कहेंगे, रॉकर मैकेनिज्म, रॉकर मैकेनिज्म। अगर हमारा इनपुट आउटपुट दोनों बोथ रोटेट 360, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। मतलब इससे तो आपको जो समझ में आ गया होगा, जो रोटेट कर रहा है उसको क्रैंक कह रहे हैं, रोटेट नहीं कर उसको रॉकर कह रहे हैं। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। बोलता है क्वेश्चन कि इफ द शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड देन मैकेनिज्म विल एक्ट एज। अब देखिए सबसे अच्छा लिंक कौन होता है, शॉर्टेस्ट लिंक। सबसे अच्छा पोजीशन क्या होता है, फिक्स्ड पोजीशन। और मैंने बोला अच्छा का मतलब अगर 360 रोटेट हो रहा है तो हम बोल देंगे सबसे अच्छा है। तो अगर बेस्ट लिंक बेस्ट पोजीशन में बैठा हुआ, अगर कोई बेस्ट परफेक्ट आदमी को आप भारत का सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री दे दो तो देश का तो विकास होना ही है। तो अगर सबसे अच्छा लिंक सबसे अच्छा पोजीशन पर बैठा हुआ है तो हमें क्या मिलेगा, बेस्ट मैकेनिज्म। और बेस्ट मैकेनिज्म क्या है हमारा, जब दोनों 360 रोटेट करें, मतलब डबल क्रैंक मैकेनिज्म। तो अगर बोलता है इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए
डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर ए, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? ठीक है, आप लोग को समझ में कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर मुझसे कुछ गलती हुआ होगा, हो सकता है, हम भी इंसान हैं, तो आप क्वेश्चन बोल दीजिएगा सर हाँ ये गलत हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि इसके पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी तक पेपर 3 में 2 ले चुका हूं, 2 एग्जामिनेशन का। एक आपका 1/2019 जो शायद 13 या 14 मार्च को हुआ था, और एक मैंने लिया जो 25 मार्च का हुआ था, इसी वाले का पेपर 3। तो जो पहला था 1/2019 जो कि 14 या 15 मार्च का था, उसमें मुझसे 2 गलतियां हुई हैं, मतलब बोलने में मिस्टेक हुआ है। पहला मैंने कमेंट पे पिन करवा दिया है कि हाँ उसमें क्या हुआ था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी में मैंने उल्टा एग्जांपल लिख दिया था, वो मैंने बता दिया क्या करना है उसको, आप लोग देखिएगा तो ध्यान दे दीजिएगा। और दूसरा एक और गलती शायद हुआ है, वो मुझे ध्यान नहीं है, वो भी मैं कमेंट में डलवा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके। बोलता है द इंस्टैंटेनियस सेंटर बिटवीन पिनियन एंड गियर व्हील इन अ गियर सेट मैकेनिज्म सोन बिलो। ठीक है, बोलता है इंस्टैंटेनियस सेंटर कहां पर होगा। ये जो हमारा डायग्राम देके रखा है, इसमें इंस्टैंटेनियस सेंटर कहां होता है। देखिए इंस्टैंटेनियस सेंटर भी आप कहां पढ़े होंगे, आई सेंटर कंसेप्ट बनाए होंगे इसी मैकेनिज्म वाले में। उसमें आप लोग देखे होंगे कि जहां पर पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, जहां पर पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, तो उसी पॉइंट पर उसका इंस्टैंटेनियस सेंटर होता था। इंस्टैंटेनियस सेंटर क्या होता है? वो सेंटर जहां कर हम बैक खड़े हो जाएं तो हमें हर कुछ क्या लगे, सर्कुलर दिखने लगे। जैसे कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसका इंस्टैंटेनियस सेंटर कहां पर होगा, इन्फिनिटी पर, मतलब इन्फिनिटी पर बैठेंगे तो हमें सर्कल दिखेगा, आर्क दिखेगा। तो इंस्टैंटेनियस सेंटर वो सेंटर होता है जहां पर बैठने से हमें क्या दिखे, सर्कुलर। ठीक है, या आर्क। तो इसमें अगर हम बात किया जाए, डायग्राम में बात किया जाए, तो डायग्राम में क्या है, पिनियन है और गियर है, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां हो रहा है, पॉइंट सी पर। तो मैंने बोला जहां पॉइंट कांटेक्ट है वहां उसी पॉइंट पर इंस्टैंटेनियस सेंटर होता है। तो पॉइंट कहां पर आ रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट नंबर सी पर, तो सी पॉइंट ही क्या होगा इसका, इंस्टैंटेनियस सेंटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका हमारा, सी। तो 2 का क्या हुआ हमारा आंसर, सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है 3, बट हुआ क्या है कि इसमें थोड़ा डायग्राम में इश्यू हो गया है। कुछ बच्चों को समझ में आया होगा तो सही बनाए होंगे, नहीं आया होगा तो गलत कर दिए होंगे। देखिए इसमें कैसे करेंगे हम लोग, ए बी सी डी। ए में देखिएगा, ए आपको अगर दिख रहा होगा डायग्राम में, तो ए दिख रहा होगा, तो ए में आप देख रहे होंगे क्या कि इसमें जो सिलेंडर है, सॉरी हाँ सिलेंडर है वो फिक्स है, सिलेंडर है जो फिक्स है। देखिएगा ये हमारा ए को अगर हम बनाते हैं यहां पर, ये हमारा ए है, ए में क्या दिया है डायग्राम, ये हमारा हो गया फिक्स पोजीशन 1, ये 2, ये 3 और सिलेंडर मेरा 4। इसे क्या बोलेंगे, क्रैंक। इसे क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग रॉड या कपलर। ये हमारा क्या हो गया, पिस्टन। और ये फिक्स क्या है हमारा, सिलेंडर। तो सिलेंडर हमारा फिक्स है, तो मैकेनिज्म का इन्वर्जन की बात करेंगे तो जब सिलेंडर को फिक्स करते हैं तो ये क्या बनाता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप या रेसिप्रोकेटिंग मोटर। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप या मोटर क्या कहेंगे, कंप्रेशर। तो ए का क्या हो जाएगा हमारा 2, कंप्रेशर। अब बी की बात करते हैं। बी का डायग्राम अगर आप देख रहे होंगे तो बी में क्या है, कुछ ऐसा डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है बी का, जिसमें ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है। देखिएगा 1 क्या था हमारा, 1 था क्या कहता है, सिलेंडर। 2 क्या था हमारा, क्रैंक। तो 2 इसमें क्या है हमारा, फिक्स है। तो क्रैंक हमारा फिक्स है।
क्रैंक जब फिक्स है तो क्रैंक क्या होता है, सबसे छोटा कंपोनेंट, मतलब बेस्ट लिंक बेस्ट पोजीशन पर है, तो पूरा 360 रोटेशन होगा, 360 होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा, ऑक्सिलेटिंग। क्या ऑक्सिलेटिंग मतलब 360 होता है? नहीं, तो 4 तो कैंसल, एक तो दो तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मतलब 2 और 4 मेरा कैंसल, बचा 1 और 3। 1 और 3 में हैंड पंप जो होता है वो कब होता है, जब हम पिस्टन को फिक्स करते हैं। हैंड पंप बोलो, टुल्लू पंप बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन उससे पिस्टन को फिक्स करते हैं तब वो मेरा हैंड पंप बनता है। तो क्या बचा हमारा, एक व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्या बना, व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हमारे दो टाइप का था, एक व्हिटवर्थ था और ठीक है, और एक था स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो स्लॉटेड लीवर में क्या होता है, वो 360 रोटेशन नहीं होता है, लेकिन व्हिटवर्थ में टोटल 360 होता है। डायग्राम याद करिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सी की बात करते हैं। तो सी में देखिएगा, क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि आपका जो थर्ड नंबर लिंक है उसे हम लोगों ने फिक्स करा है। तो थर्ड नंबर लिंक हमारा क्या था, कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड अगर हमारा फिक्स है तो क्या बचेगा हमारा, ऑक्सिलेटिंग सिलेंडर। क्योंकि कनेक्टिंग रॉड क्या है, मेरा लार्जेस्ट लिंक है। लार्जेस्ट लिंक को फिक्स किए तो क्या बन सकता है, 360 रोटेशन नहीं होगा, 360 नहीं होगा तो क्या बनेगा, ऑक्सिलेटिंग। तो क्या बचेगा हमारा इसमें 4। तो डी क्या बचा हमारा 1। तो 2 3 4 1 अगर देखा जाए तो क्या है, 2 3 4 1 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा, ऑप्शन नंबर सी। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, मैं इधर मिटा देता हूं, आप लोग साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस्टेक क्या होगा वो बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है, देखिए डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द डिवाइस एंड देयर फंक्शंस आर करेक्टली मैच। तो इसमें देखिएगा जो आपका गवर्नर का है, गवर्नर क्या लिखा हुआ है, फॉर कंट्रोलिंग स्पीड। स्पीड कंट्रोलिंग से क्या मतलब आप समझ रहे हो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटर क्या करता है, जब हम गाड़ी को स्पीड करवाना तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। तो एक्सेलरेट करते हैं मतलब क्या हो गया, उसके स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो गवर्नर का काम स्पीड को कंट्रोल करना नहीं है, यहीं पर मिस्टेक होता है। गवर्नर का काम स्पीड को कंट्रोल करना नहीं है, इसके अलावा गवर्नर का जो काम है वो है स्पीड ऑफ ए प्राइम मूवर को कांस्टेंट करना। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लोड। जैसे कि लोड बहुत ज्यादा हो गया, लोड अगर बहुत ज्यादा हो गया तो लोड ज्यादा हुआ तो उसके लिए हमें पावर ज्यादा चाहिए। अब अगर पावर हमें ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो थ्रोटल वाल्व है उसको थोड़ा ज्यादा ओपन कर देंगे ताकि ज्यादा उसमें पेट्रोल या डीजल जाए तो ज्यादा पावर जनरेट हो। तो ये आपको क्या करता है, स्पीड को कांस्टेंट करता है। किसका स्पीड, प्राइम मूवर को। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है गवर्नर का फॉर कंट्रोलिंग स्पीड, वो तो गलत हो गया। तो अब देखिए 2 किस में है, बी में 2 है, सी में 2 है और डी में 2 है। तो बी सी डी तो गलत है हमारा, तो बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो 4 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। इसका डिटेल जितना मैं बोल रहा हूं ना आपको, अगर वो आपको नहीं लिखने का मन है तो आप लिखिएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो डिटेल इसका सॉल्यूशन एक पीडीएफ में बना करके, जो हैंड रिटन से मेरे हैंड राइटिंग में है वो बना करके मैं फेसबुक पेज पर डाल दिया हूं। ठीक है, लास्ट में जब पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, आप लोग बने रहिएगा, आपको मैं बताऊंगा वो पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अजीब सा अटपटा दे के रखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन होता नहीं है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोलता है इसमें कि द मासेस एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मास सेंटर ऑफ क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड एंड स्लाइडर ऑफ ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म आर M1, M2, M3, A1, A2, A3 respectively. The shaking force transmitted to the frame by the mechanism is given by. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बनाते हैं। देखते हैं उसमें कौन कौन सा फोर्स आता है और कौन कौन सा फोर्स इसमें शेकिंग फोर्स होता है। ये हमारा क्या है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, शेकिंग फोर्स मतलब होता है वो फोर्स जो उसके फिक्स्ड कंपोनेंट को, जो उसका फ्रेम है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब कि हमारा ये क्या है, फिक्स, इसी पर सब काम हो रहा है ना, आगे पीछे ये फिक्स है। तो जो फोर्स इस पर इंपैक्ट डाले, इसको हिला डाले, उसे क्या कहेंगे, सेक कर दिया, हिला डाला एकदम से, तो क्या हो गया, सेकिंग फोर्स।
देखते हैं कौन कौन सा फोर्स आ रहा है। तो सबसे पहला बोल रहा है क्या, इस पर जो फोर्स आएगा ड्यू टू इट्स मोशन, इसे क्या कहेंगे हम लोग, एफ इनर्सिया। इसके मोशन के कारण जो फोर्स है उसे क्या कहेंगे, एफ इनर्सिया या फिर एफ ड्यू टू एक्सेलरेशन। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, m3a3। m3a3 क्योंकि दे के रखा है हमारे क्वेश्चन में कि स्लाइडर का मास m3 है और एक्सेलरेशन a3 है, यहां तक कोई डाउट नहीं। इस पर एक फोर्स फिक्स्ड पोजीशन नॉर्मल की ओर लग रहा होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एफ नॉर्मल। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया 1, ये भी 1, ये 2, ये 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्रैंक पर। तो क्रैंक पर जो फोर्स होगा ड्यू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, वो कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर। अगर ये नीचे की ओर भाग रहा है तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, इसके परपेंडिकुलर, तो फोर्स ऐसे ही परपेंडिकुलर लगेगा। तो फोर्स कैसे लगेगा इस पर, इसके परपेंडिकुलर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, m2a2। एक सेकंड रुकिएगा, क्रैंक का 1 दिया है क्या, नहीं, कनेक्टिंग रॉड मास मतलब क्रैंक, ठीक है, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक का दिया है 1, तो क्या हो जाएगा ये m1a1। ठीक है, अब इसको हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। तो हॉरिजेंटल क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा, और वर्टिकल क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा। इसे क्या कहेंगे हम लोग, F/2 ड्यू टू 1, और ये क्या है हमारा हॉरिजेंटल, ये क्या है हमारा F/2 ड्यू टू 1, और ये है हमारा वर्टिकल। ठीक है, अब इस पर आते हैं, इस पर भी फोर्स कैसा लग रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर, और इसे क्या, इसका नाम क्या हो गया, m2a2। m2a2, इसको वही तोड़ेंगे हम लोग, ये हॉरिजेंटल फोर्स और ये हमारा आ गया वर्टिकल फोर्स। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, m/3 ड्यू टू 2, सॉरी, इसको कह देंगे हम F/3 ड्यू टू 2 हॉरिजेंटल, F/3 ड्यू टू 2 वर्टिकल। तो इतना सारा फोर्स हम पे लग रहा होगा। इस पर क्या लग रहा होगा, सेकिंग फोर्स। सेकिंग फोर्स हमेशा क्या होता है, मान लीजिए टोटल नेट फोर्स इस पर कुछ ऐसा लग रहा होगा, इसका 2 कंपोनेंट, एक FH और एक FV। ठीक है, तो देखिएगा जो नेट वर्टिकल है इसको छोड़ करके, मतलब FV माइनस में माइनस F21 भी और प्लस F32 भी, ये तीनों का जो रिजल्टेंट होगा, और ये बनेगा आपका, क्या बनाएगा, एक कपल, और उसे क्या कहेंगे, सेकिंग कपल। मतलब वर्टिकल फोर्स जो होगा वो कपल बनाता है, उसे क्या कहते हैं, सेकिंग कपल। हमसे पूछ क्या रहा है, सेकिंग फोर्स, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या बनाएगा हमारा, सेकिंग फोर्स। तो हॉरिजेंटल, इसके कारण कितना फोर्स लग रहा है इस पर, तो देखिएगा इसका डायरेक्शन क्या है हमारा, F21H का m1a1 प्लस m2a2। अब देखिए यहाँ पे थीटा नहीं दिया है, इसलिए हम लोग cos थीटा का वैल्यू या sin का वैल्यू नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट जो ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। मैं तो शुरू में बोला ना कि हल्का से इसमें कुछ गलत किया है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बात कर लेंगे। तो m2a2 प्लस m3a3, ये हमारा क्या हो गया कि इसका नेट फोर्स, ये फोर्स प्लस ये फोर्स प्लस ये फोर्स, ये तीनों मिला करके जो नेट फोर्स हो रहा है वो m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3। तो इन फोर्स को रेसिस्ट कर रहा होगा कौन, इसका बेस, इसका फिक्स्ड पोजीशन। तो उससे क्या होगा, वो क्या होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, F सेकिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो पीडीएफ आपको मैं लास्ट में बता दूंगा वीडियो के कि पीडीएफ कहां से लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
और आपको क्या करना होगा, इसके थोड़ा सा आपको समय देना होगा, मैं कुछ समझाऊंगा इसे। क्योंकि जो बच्चे करंट सेमेस्टर में होंगे, जो सेमेस्टर बस पास आउट इसी साल किए होंगे, अगर वो एग्जामिनेशन दिए होंगे, खैर तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, तो उनसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जो पिछले 3-4 साल से कंपटीशन फेज में है, तो उनका इस सिलेबस में है ही नहीं पढ़ना, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत ना हो। तो मैं क्या करता हूं, बोर्ड को मिटाता हूं ताकि थोड़ा लंबा बनेगा सॉल्यूशन। देखिए समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्प्ले हो रहा होगा आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैम फॉलोअर मोशन फंक्शंस is required to be zero velocity, zero acceleration and zero jerk at the both end of rise and fall segments of a double dual cam। किसी डबल डुअल कैम्प में हमें कौन सा मोशन को, जो ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कौन सा मोशन है जो डबल डुअल कैम के इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन पर हमें वेलोसिटी जीरो मिलता है, एक्सेलरेशन जीरो मिलता है और जर्क जीरो मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन वाइज सारे का स्टडी कर लेंगे ताकि फ्यूचर में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम पहला की बात करेंगे तो पहला मेरा क्या है, हार्मोनिक डिस्प्लेसमेंट। हार्मोनिक डिस्प्लेसमेंट। तो हार्मोनिक डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो हार्मोनिक डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो तो जीरो होता है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होता है। ठीक है, ये किसको फॉलो करता है, साइन कर्व को। ठीक है, अब साइन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तब ना हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन dt। तो इसको अगर हम साइन कर्व को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉस कर्व। तो साइन जीरो जीरो तो हो गया, मतलब इनिशियल जीरो हमें मिल गया, और साइन 360 भी हमें जीरो मिल गया। लेकिन कॉस जीरो क्या होता है, 1, और कॉस 360 भी क्या होता है, 1। तो इस कंडीशन में हमारा जो AI है वो क्या हो जाएगा, A मैक्सिमम, और AF है हमारा वो क्या हो जाएगा, A मैक्सिमम। ये कौन सा कर्व फॉलो करता है, कॉस कर्व। तो बोल रहा है हमें वैसा मोशन बना देखना है, सेलेक्ट करना है जिसका इनिशियल और फाइनल एक्सेलरेशन, जर्क, वेलोसिटी तीनों क्या होता है, जीरो। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन तो जीरो हुआ नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा कैंसिल हो गया। बी की बात करते हैं। बी में हमारा बोलता है साइक्लोइडल डिस्प्लेसमेंट। साइक्लोइडल डिस्प्लेसमेंट, अगर हम लोग साइक्लोइडल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इस कंडीशन में हमारा VI भी जीरो होता है, VF भी जीरो होता है, AI भी जीरो होता है, AF भी जीरो होता है। अब अगर जर्क की बात करते हैं तो हमारा JI जो होता है वो होता है मैक्सिमम, और JF भी क्या होता है हमारा, मैक्सिमम। तो क्या बोल रहा है, हमें तीनों जीरो चाहिए, हो नहीं रहा है, तो क्या हो गया हमारा, ये भी गलत। आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या बोलता है, थर्ड ऑप्शन, 5th डिग्री पॉलिनोमियल डिस्प्लेसमेंट। 5th डिग्री की बात करेंगे, देखिएगा यहां पर, इसमें हमारा VI जीरो होता है, VF जीरो होता है, AI जीरो होता है, AF जीरो होता है, JI जीरो भी होता है, लेकिन JF हमारा क्या हो जाता है, J मैक्सिमम। तो ये भी हमारा नहीं हो पाएगा। तो बचा क्या हमारा, D कहता है क्या होते हैं हम, 7th डिग्री पॉलिनोमियल, 7th डिग्री पॉलिनोमियल डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमारा VI जीरो, VF जीरो, AI जीरो, AF जीरो, JI जीरो और JF जीरो। मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन में हमारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क सारा क्या होता है, जीरो। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में कैसे जीरो होता है।
तो मान लीजिए हमारा एक ये न्यूट्रल लाइन है, ठीक है। इस लाइन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट कर्व होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। हम अब बना रहे हैं क्या, कौन सा कर्व, वेलोसिटी कर्व। वेलोसिटी कर्व कुछ ऐसा बनता है इसका, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी कर्व हो गया। अब हम बनाएंगे एक्सेलरेशन कर्व। एक्सेलरेशन कर्व कुछ ऐसा बनता है, ये हमारा एक्सेलरेशन कर्व हो गया। बचा हमारा जर्क कर्व, ये जीरो है, ये भी जीरो है। जीरो से स्टार्ट होता है, कुछ दूर तक चलता है, ड्वेल करता है, फिर ऊपर जाता है मैक्सिमम, फिर नीचे आता है, फिर ड्वेल करता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, सॉरी, फिर ऊपर जाता है और लास्टली फिर ड्वेल करता है। तो देखिएगा इस डायग्राम में हमारा वेलोसिटी भी शुरुआत में जीरो, एक्सेलरेशन भी शुरुआत में जीरो, हमारा जर्क भी शुरुआत और फाइनल में जीरो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्वेश्चन में पूछ ही नहीं रहा है हमसे, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर डी। थोड़ा और समझते हैं इसमें नया चीज। ये जो होता है हमारा, ये किसके लिए अच्छा होता है, लो और मीडियम स्पीड। ये लो और मीडियम स्पीड के लिए होता है। ये हमारा गुड, ये हमारा हाई स्पीड, हाई स्पीड के लिए होता है। ये हमारा हाई स्पीड के लिए ही होता है और ये भी हमारा हाई स्पीड के लिए होता है, ठीक है। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बहुत कंसेप्ट आपको सीखने को मिला कि कौन सा में क्या क्या होता है। क्वेश्चन को लेकर घुमाकर पूछ सकता है। जिन बच्चों का जून जुलाई में पेपर होने वाला है बीपीएससी का, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होप आप समझे होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग सबसे बना होगा ये क्वेश्चन, जो नहीं बनाए होंगे तो दिक्कत वाली बात है भाई। इतना आसान क्वेश्चन तो बनना चाहिए आप लोगों से टॉम का। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है द इक्वेशन ऑफ फ्री वाइब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, द इक्वेशन ऑफ फ्री वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 36 पाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स डबल डॉट प्लस एक्स डॉट सी एक्स सी बाई एम एक्स डॉट प्लस एस, या फिर कहीं कहीं के लिखता है के एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम m से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा x डबल डॉट प्लस सी बाई एम एक्स डॉट प्लस के बाई एम एक्स, ठीक है। ये जो के बाई एम होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा नेचुरल का स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, ओमेगा एन का वैल्यू अंडर रूट के बाई एम। तो यहां पर अगर हम इस चीज को इससे अगर हम कंपेयर करें तो मेरा के बाई एम का वैल्यू क्या है, 36 पाई स्क्वायर। तो ओमेगा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 पाई स्क्वायर, मतलब 6 पाई। तो आंसर क्या देकर रखा है हमारा, 6 पाई कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो क्या हो जाएगा 7 का हमारा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मेरे अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा बीपीएससी क्या आंसर देता है, और अगर देता है और मैं सॉल्यूशन से अगर आप मेरे सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड हैं तो काइंडली आप इसको बीपीएससी को भेज सकते हैं। और ये क्वेश्चन गेट का है, कौन से ईयर का मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, क्योंकि एग्जामिनेशन तो मैं दिया था, इसमें तैयारी कर रहा था, गेट का पेपर क्वेश्चन था। तो देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि हमारे पास गियर है,
जिसमें गियर 2 और गियर 3 क्या है, एक ही शाफ्ट पर माउंटेड है। ठीक है, ये हमारा गियर 1 है, ये हमारा गियर 2 है, ये हमारा गियर 3 है, ये हमारा गियर 4 है। तो बोलता है कि गियर 2 और गियर 3 क्या है, एक ही शाफ्ट पर माउंटेड है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि स्पीड ऑफ गियर 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ गियर 3, क्योंकि एक ही शाफ्ट पर है। अगर ये मेरा शाफ्ट है तो जितना शाफ्ट ये मूव कर रहा होगा उतना ही इसका गियर 3 और गियर 2 दोनों मूव कर रहा होगा, उससे तो कर नहीं रहा होगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो टिथ है वो T1 है, इसका टिथ T2 है, इसका टिथ T3, उसका टिथ T4 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टिथ, मतलब जितना ज्यादा टिथ मतलब उतना बड़ा गियर, तो जितना बड़ा गियर उसका स्पीड उतना ही कम, जितना छोटा गियर उतना ही कम टिथ और उससे उतना ही ज्यादा स्पीड। तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टिथ। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई n, 2 पाई कांस्टेंट है, तो n इज ऑल्सो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। तो बोलेंगे क्या यहां से हम लोग कि n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, t1 अपॉन t2। n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। ठीक है, अब इसमें और इसमें आते हैं, ये क्या बोलता है हमारा, n3 अपॉन n4 इज इक्वल टू, सॉरी t2 अपॉन t1 होगा, t2 अपॉन t1, ये क्या हो जाएगा t4 अपॉन t3। तो अगर अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए, n4 बाई n1 का रिलेशन है ऑप्शन में, किसका, n4 बाई n1। तो क्या हो जाएगा, अगर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n1 बाई n2 इंटू n3, और n3 को क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग n2 से, तो लिख देंगे n2 बाई n4 इज इक्वल टू t2 बाई t1 इंटू t4 बाई t3। तो ये n2 से n2 कैंसल आउट, तो हम क्या लिखेंगे, n4 बाई n1 इज इक्वल टू t1 इंटू t3 अपॉन t2 इंटू t4। तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि t1 इंटू t3 अपॉन t2 इंटू t4। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो t4 इंटू t4 t2 इंटू t3 है, सॉरी t2 इंटू t3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में देखोगे तो t4 इंटू t3 t2 इंटू t4, मतलब ऑप्शन नंबर बी में अगर t4 की जगह पर प्रिंटिंग मिस्टेक ना होकर t1 हुआ होता तो शायद हम ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट बोल सकते थे। लेकिन शायद, यहां शायद से काम नहीं चलेगा क्योंकि एग्जामिनेशन है। तो इसको क्या करना होगा, जो भी हमारा बोर्ड है, बीपीएससी है, कमीशन है, इसको कैंसिल करना होगा उसे। ठीक है, फिर भी देखेंगे आगे क्या होता है सॉल्यूशन, हम लोग तो नहीं अथॉरिटी तो वही है, देखते हैं क्या होता है। 2 3 4, ठीक है। अब ऐसे भी अगर इसका कंसेप्चुअल देखा जाए तो बोलता है क्या है कि हमारा गियर रेशियो जो होता है, या फिर अगर हम बोल सकते हैं n4 अपॉन n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन अ ड्राइविंग गियर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइविंग गियर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, क्योंकि अगर फ्यूचर में 1-2 गियर और बढ़ा दे और आपको फाइनल अपन इनिशियल बोले कि क्या होगा रेशियो स्पीड का, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइविंग गियर अपन प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर। ड्राइविंग मतलब देखिए, ये 1 2 को ड्राइव कर रहा है, 3 4 को ड्राइव कर रहा है, मतलब 1 और 3 क्या है मेरा, ड्राइविंग गियर, और 2 और 4 क्या है मेरा, ड्रिवन गियर। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग अभी कर लिए, क्वेश्चन नंबर 8।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं हम लोग। देखिएगा बोलता क्या है, द लाइन ऑफ एक्शन और ए प्रेशर लाइन ऑफ ए मेसिंग स्पॉ गियर इज। तो सबसे पहले हम लोग इतना ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले देखते हैं बना करके। मान लीजिए हमारा एक ये बड़ा वाला है, इसे बोलेंगे हम लोग गियर, ठीक है, और ये हमारा छोटा वाला है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पिनियन। गियर और पिनियन, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जब गियर बनता है तो गियर का जो आपका पिच सर्कल होता है, इस पर एक बेसिक सर्कल होता है, और ये बेसिक जो हमारा सर्कल होता है इसे बेस सर्कल कहते हैं। इसी बेस सर्कल पर हम लोग साइक्लॉइड और क्या कहता है, इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये इसका और इसका बेस सर्कल हो गया। तो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो यहां से दोनों के जो पॉइंट होता है वहां से आपको क्रॉस करता है। कैसे, नॉर्मली। कैसे क्रॉस करता है आपका, नॉर्मली, ठीक है। और आपका ये जो बेस सर्कल है हमारा, ये दोनों का क्या बनाता है, ये टेंजेंट। बेस सर्कल का क्या होता है, ये टेंजेंट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, ये हमारा क्या हो गया, बेस सर्कल। ये भी हमारा क्या हो गया, बेस सर्कल। तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग चाहेंगे किस पर, सी पर, तो बोलता नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ टिथ सरफेस। ये जो हमारा टिथ सरफेस होता है इससे क्या होता है, नॉर्मल। मतलब कि अगर हम टिथ का सरफेस बनाते हैं तो कुछ ऐसा होता है, देखिएगा। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा टिथ है एक, और ये हमारा गियर और ये पिनियन है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इससे क्या होगा, नॉर्मल होगा। इससे क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन नॉर्मल होगा, लेकिन आपका बेस से क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो सी में क्या बोल रहा है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ टिथ सरफेस एंड टेंजेंट टू द बेस सर्कल ऑफ अ मेसिंग पेयर। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो 9 तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ने गलत कर रखा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखते ही चल जाइए, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन क्या करिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 बोलता है क्या, अ शाफ्ट हैज अ 2 हेवी रोटर्स। हमारा एक शाफ्ट है, ठीक है। इस शाफ्ट का हमारा दो साइड से क्या है, हिंज सपोर्ट। इस पर दो हमारा हेवी रोटर्स है, दो हमारा हेवी रोटर्स है। बोलता है क्या कि द ट्रांसवर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी कंसीडरिंग ईच ऑफ द रोटर सेपरेटली। मतलब इसका क्या है, 100 F1 इज इक्वल टू 100 साइकिल्स पर सेकेंड और F2 इज इक्वल टू 200 साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब बोलता है क्या कि द लोएस्ट क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट इज। तो लोएस्ट क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/f स्क्वायर इज इक्वल टू 1/f1 स्क्वायर प्लस 1/f2 स्क्वायर। तो 1/f1 स्क्वायर क्या हो, सॉरी f स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 का स्क्वायर प्लस 1/200 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो f का जो वैल्यू आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा आ रहा है 89.44 हर्ट्ज। 89.44 हर्ट्ज, ठीक है। इसे हमको एनपी आरपीएम में बदलेंगे तो क्या होगा, इनटू करेंगे 60 से। आरपीएम बदलें क्यों, क्योंकि 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ठीक है। आरपीएम है तो बाई सेकंड नहीं करेंगे, सेकंड है तो 60 से, सॉरी आरपीएम बाई 60 होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है सेकंड में, ये है मिनट में। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ इंटू 60,
तो जो हमारा f आया उससे अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 89.44 इंटू 60, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 5367 के अप्रॉक्स, 5367 RPM। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया होगा आप लोग से। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये भी सबसे बनना चाहिए, इसमें वो गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े हो तो आपको ये तो क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, बोलता क्या है कि ए बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजेनस मटेरियल बीइंग 1000 न्यूटन एंड हैविंग क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर हैंग्स वर्टिकली। एक बार है जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है और होमोजीनस है, वो वर्टिकली क्या है? लटका हुआ है, जिसका वेट है हमारा कितना दिया हुआ है? 1000 न्यूटन। वेट कितना है? 1000 न्यूटन। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आंसर क्या है मेरा? मेगा पास्कल, सॉरी एमएम में, तो सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 100 mm स्क्वायर। एंड लेंथ कितना है हमारा? 1 मीटर। तो लेंथ क्या हो गया हमारा? 1000 mm। बोलता है यंग्स मॉडुलस जो हमारा है ई है, वो है आपका 10 to the power 4 मेगा पास्कल। तो बोलता है व्हाट विल द एक्सटेंशन ऑफ द बार ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है ड्यू टू इट्स ओन वेट? WL अपॉन 2AE। अगर रहता एक्सटर्नल फोर्स कोई P लगा हुआ तो PL अपॉन AE होता है, लेकिन ओन वेट का कारण कहता हूं WL अपॉन 2AE। तो W कितना है हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में? 1000। लेंथ कितना है हमारा? 1000 अपॉन 2 इंटू एरिया कितना है हमारा? 100 इंटू E कितना है? 10 to the power 4। 4 + 2 6, 3 + 3 6, तो कितना हो गया? 0.5 mm। तो आंसर कितना हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, हो गया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं आया होगा? अब नेक्स्ट आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हमारा कितना था? 11। अब हम लोग बनाते हैं 12। बोलता है क्या? कंसीडर, देखिए एक डायग्राम दे रखा है और इसमें हमारा क्या है? लोड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है हमारा? लोड डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे कैसे है? ये हमारा 200 मेगा पास्कल है, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल प्लेन कौन होता है? वो प्लेन जहां स्ट्रेस मैक्सिमम हो और उसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। और प्रिंसिपल प्लेन का एक और डिफिनेशन होता है, वो प्लेन जहां शियर स्ट्रेस 0 हो। तो देखिएगा हमारा ये प्लेन और ये प्लेन दोनों में क्या है हमारा? शियर स्ट्रेस 0। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस है उसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहां से बोल देंगे हम लोग कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू 200 मेगा पास्कल, सिग्मा 2 इज इक्वल टू -100 मेगा पास्कल। हमें क्या बनाना है? मोर सर्कल। तो मोर सर्कल क्या होता है? इस पे इंड्यूस करते हैं, सिग्मा को लिखते हैं, इस पे टाउ को लिखते हैं। तो सिग्मा 1 मेरा कितना है? 200 मेगा पास्कल, और सिग्मा 2 क्या है मेरा? -100 मेगा पास्कल। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा? तो इसके बीच का सेंटर हो गया अगर मान लिया तो कितना हो गया? 200 + 100 150, 300। 300 का हाफ क्या होता है? 150। तो इतना हो गया 100 + 50 और आएगा, तो ये क्या हो गया हमारा? 50,0, क्योंकि शियर स्ट्रेस क्या है हमारा? 0। तो ये क्या हो गया हमारा? रेडियस ऑफ, सॉरी पॉइंट, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ अ मोर सर्कल। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मोर सर्कल। तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट डियर स्टूडेंट्स? 50,0। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें आ जाएगा डी। समझ में आ गया होगा? आप लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं।
13 बहुत आसान है, बोलता है 6 फंडामेंटल मेथड्स ऑफ सपोर्टिंग बीम आर शोन बिलो। क्वेश्चन अब दिखा रहा होगा यहाँ पर, विच केस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट। कौन कौन सा हो जाएगा? प्रॉप बीम, कंटिन्यूअसली सपोर्टेड बीम और बिल्ट इन बीम। ये तीन तरह का बीम क्या होता है मेरा? स्टैटिकली इंडिटरमिनेट। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 13 का हो जाएगा डी। अब स्टैटिकली इंडिटरमिनेट क्या होता है? देखिए बचपन से क्या सीखते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। अगर ऐसा होता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, लेकिन अगर नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वेशन से ज्यादा हो जाए तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सेम कंडीशन इसमें कि नंबर ऑफ वेरिएबल अगर हमारा नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो जाएगा तो उस बीम को क्या कहेंगे? इनडिटरमिनेट बीम। तो इनडिटरमिनेट बीम का मतलब क्या हो गया कि इतना नंबर ऑफ रिएक्शन में फाइंड आउट करना है जो हमारा स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, fy इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, अगर उससे ज्यादा अगर नंबर ऑफ रिएक्शन में कैलकुलेट करना हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। तो तीन तरह का जो बीम था, प्रॉप्ड बीम, कंटिन्यूअसली सपोर्टेड बीम और बिल्ट इन बीम, ये क्या होता है हमारा? स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ रिएक्शन में फाइंड आउट करना होता है वो क्या होता है आपका? नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी मेरे अकॉर्डिंग गलत है, आप लोग देख लीजिएगा क्या करना है, बीपीएससी क्या आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, बोल रहा है कि मैच लिस्ट 1 इंड कंडीशन कॉलम विथ लिस्ट 2 इक्विवेलेंट लेंथ इन टर्म ऑफ हिंज्ड कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। ठीक है, अच्छा नहीं देखते हैं, श्योरिटी नहीं गलत ही हो। देखिएगा, देखते हैं हम लोग। सबसे पहला कि इसमें एक चीज याद रखिएगा कि n इज जो अल्फा सॉरी LE जो होता है, इक्विवेलेंट लेंथ जो होता है वो क्या होता है? L अपॉन रूट n। कहीं कहीं से क्या कहता है? अल्फा इंटू एल, बट अल्फा इक्वल टू क्या? अल्फा इक्वल टू क्या होता है? 1/n। तो अल्फा इक्वल टू 1/√n, तो बात तो बराबर है, लेकिन ये आसान कर इजी करना क्या होता है? याद करना आसान होता है। तो एक याद रखिएगा, हिंज, फिक्स, मिक्स, फ्री। हिंज, फिक्स, मिक्स, फ्री। हिंज, उसके बाद रहेगा 142.25। मतलब हिंज मतलब बोथ साइड हिंज, फिक्स मतलब बोथ साइड फिक्स्ड, मिक्स मतलब एक साइड हिंज एक साइड फिक्स, और फ्री मतलब एक साइड फिक्स और एक साइड फ्री। तो उसमें जो n का वैल्यू हो 142.0.5, मतलब LE का वैल्यू L अपॉन √1 हिंज के लिए, L अपॉन √4 फिक्स्ड के लिए, L अपॉन √2 मिक्स्ड के लिए और L अपॉन √0.25 फ्री के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलता है, हमें निकालना किसके रिस्पेक्ट में है? इक्विवेलेंट लेंथ इन टर्म ऑफ हिंज्ड कॉलम। हिंज्ड कॉलम मतलब इसके रिस्पेक्ट में, हिंज्ड कॉलम। तो सबसे पहले अगर हिंज्ड कॉलम की हम बात करते हैं तो इक्विवेलेंट लेंथ क्या हो जाएगा हिंज्ड के लिए? L अपॉन √1 इज इक्वल टू L। तो हमारा क्या है? A B C D। तो A का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 1। ए का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। दूसरा की बात करते हैं, दूसरा क्या कहता है हमारा कि वन इंड फिक्स्ड एंड अदर इंड फ्री। मतलब एक साइड फिक्स है एक साइड फ्री है, एक साइड फिक्स है एक साइड फ्री है, मतलब ये बात कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा LE होगा वो क्या हो जाएगा? L अपॉन √1/4 इज इक्वल टू 2L। ठीक है, 2L। बट अब यहां पर देखिए किसके बारे में बोल रहा है कि हमारा ये तो इक्विवेलेंट लेंथ हुआ, लेकिन इक्विवेलेंट लेंथ किसके रिस्पेक्ट में लेना है? हिंज्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में, मतलब इसको बेस मानते हुए, इसको बेस मानते हुए। तो यार तो ऑलरेडी 1 है, इसको बेस मानने में कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो LE का वैल्यू क्या वो 2L होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 4। बट ऑप्शन नंबर 4 तो कहीं है ही नहीं इसमें 2B में, तो मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। आप लोग बीपीएससी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आने का वेट कर लीजिएगा। अगर गलत बता दिया तो ठीक है, सही बताया तो उस समय आपको हम प्रॉपर एक रीजन दे करके जो भी होगा वो चैलेंज हम लोग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्टली गेट से उठाया हुआ क्वेश्चन है।
आप लोग अगर प्रीवियस ईयर गेट किए होंगे तो आपको याद होगा कि ऐसा क्वेश्चन गेट में हम लोग सॉल्व करते थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़िएगा साथ में। अ सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ 400 किलो न्यूटन मीटर। हमें बेंडिंग मोमेंट दे के रखा है कितना, 400 किलो न्यूटन मीटर। ट्विस्टिंग मोमेंट इज इक्वल टू 300 किलो न्यूटन मीटर। On the basis of maximum principal stress theory, the direct stress is sigma, and according to maximum shear stress theory, the direct stress is tau, the ratio of sigma upon tau। हम लोग जानते हैं कि according to maximum principal stress theory, M equivalent is equal to 1/2 m plus under root m square plus t square। कोई डाउट? नो डाउट। एम इक्विवेलेंट क्या हो गया, सिग्मा क्या होता है, क्या होता है बताइएगा, 32m अपॉन पाई डी क्यूब, यही होता है ना, 32m अपॉन पाई डी क्यूब। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पाई डी क्यूब सिग्मा अपॉन 32। इसके बदला क्या हो जाएगा हमारा, पाई डी क्यू सिग्मा अपॉन 32। तो यहां से बोल सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू, डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32, ये 2 से 2 कैंसल आउट, क्या 16, तो क्या हो जाएगा ये 16 इंटू एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत? एम इसको लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 16 इंटू एम हमारा कितना है क्वेश्चन में, 400 प्लस 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 का रूट 500 अपॉन पाई डी क्यूब, क्या हो जाएगा ये 900 इंटू 16 अपॉन पाई डी क्यूब। अब बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इक्विवेलेंट टॉर्क इज इक्वल टू 1/2, इक्विवेलेंट टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इक्विवेलेंट टॉर्क क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब। तो टी क्या हो जाएगा, टाउ डॉट पाई डी क्यूब अपॉन 16। ठीक है, तो टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन पाई डी क्यूब, क्या हो जाएगा 16 इंटू 500 अपॉन पाई डी क्यूब। तो सिग्मा अपॉन टाउ करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/5, यही आएगा। तो 9/5 है क्या ऑप्शन में, देखिएगा 9/5 हमारा ऑप्शन नंबर सी में बन गया, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए इसको बहुत बच्चे गलत किए होंगे, जिनका कंसेप्ट क्लियर है वो तो सही किए होंगे, जिनको हल्का कंसेप्ट में डाउट है वो देखिए गलत करके आते हैं। यही सब गलती होता है, यही सबसे मार्क्स नहीं आता और यहीं पे हमारा रिजल्ट रुकता है। बच्चे कहते हैं सर पढ़ते तो रिजल्ट क्यों रुकता है, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक नहीं है। आपने क्वेश्चन बड़ा बड़ा बना लिया लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपका मार खाता है। बोलता है द प्रॉपर्टी बाय विच एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय ए मटेरियल विदाउट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। देखिएगा ये हमारा क्या था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, कई बार पूछ लेगा ये जो यहां पर ऐसा जिगजैग बनता है वो क्यों बनता है, तो डॉक्टर कॉर्टेल एटमॉस्फेयर इफेक्ट, डॉक्टर कॉर्टेल एटमॉस्फेयर इफेक्ट याद रखिएगा, डॉक्टर कॉर्टेल एटमॉस्फेयर इफेक्ट, उसके कारण ये बनता है। वो क्यों होता है मटेरियल साइंस अब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो 16 में क्या बोलता है, देखिएगा बोलता है विदाउट प्लास्टिक फेल्यूर। तो विदाउट प्लास्टिक फेल्यूर मतलब हमारा जो रीजन है वो यहीं तक होगा, इसके बाद हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा मैक्सिमम होता है, स्टोर होता है, उसे क्या कहते हैं, जीएस क्लास में जब जनरल इंजीनियरिंग का पेपर 3 का हम लोग डिस्कशन किए थे, 4 का सॉरी, तो वहां मैंने बताया था उसे क्या कहते हैं प्रूफ रेजिलियंस।
बट इसके अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर उसे क्या कहेंगे, रेजिलियंस। तो क्या बोल रहा है ये, द प्रॉपर्टी बाय विच एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय ए मटेरियल विदाउट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड रेजिलियंस। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। बच्चे कई टफनेस मार कर आ जाएंगे, ठीक है। टफनेस कब होता है, जब प्लास्टिक फेल्यूर लेता तो टफनेस उसे कहते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17, ये तो सबको का सही होगा, ये गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, द शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज गिवन। हमें क्या देके रखा है, शियर फोर्स डायग्राम। हमें निकालना क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बहुत आसान है, शियर फोर्स हम क्या करेंगे, लोडिंग डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे इसको, लोडिंग डायग्राम से फिर क्या करेंगे हम लोग इसको, ये भी हमारा गेट का क्वेश्चन है, ये इसरो में भी बहुत बार पूछ चुका है। हम लोग जानते हैं शियर फोर्स डायग्राम का जो वर्टिकल हाइट होता है वो इस पर लोड जितना लग रहा है उसके बराबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव फोर्स अपर की ओर लग रहा है। मान लीजिए इसका वैल्यू W, इसका वैल्यू W, इसका वैल्यू W, इसका वैल्यू W है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा नीचे की ओर, यहाँ W रिएक्शन फोर्स। सिमिलर उल्टा में कितना लग रहा होगा W, फिर नीचे की ओर कितना लग रहा होगा हमारा W, और ये कितना लग रहा होगा ऊपर W, ठीक है। अब बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मान लीजिए ये हमारा लेंथ क्या है L, ये लेंथ है हमारा 2L, ये लेंथ है हमारा L। अब कुछ भी मान लो आंसर वही आएगा, गेट में क्वेश्चन था इसी से तो मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो नीचे क्या है हमारा 0 0, दोनों पॉइंट पर क्या हो, जब तक एक्सटर्नल मोमेंट ना दिया हो 0 लेंगे हिंज्ड में, सिंपल सपोर्टेड में। तो यहां पर हमारा कितना मोमेंट आएगा, W इंटू एल, कैसा है क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ऊपर की ओर चढ़ेगा। अब यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, अगर इधर से हम लोग चलेंगे तो इधर से क्या हमारा बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज भी पॉजिटिव होता है, तो कितना W इंटू एल, ये भी हमारा कितना मोमेंट है W इंटू एल। तो इसको ऐसे आप मिला दो और फिर इसको ऐसे गिरा दो, ये पॉजिटिव, तो हमारा ये क्या बन गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 17 तक बन गया, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब आते हैं 18 में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, दो स्टेटमेंट है, पहले पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, सॉरी क्वेश्चन बोलता है क्या कि बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी प्रिडिक्ट्स फेल्यूर ऑफ अ कंपोनेंट मेड अप ऑफ डक्टाइल मटेरियल। हम लोग जानते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, याद करिएगा MPST, किसके लिए, ब्रिटल मटेरियल, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो टेंसाइल के लिए कमजोर, कंप्रेशन के लिए बहुत ही सख्त। तो टेंसाइल मैक्सिमम प्रिंसिपल से मैक्सिमम टेंसाइल निकाल देंगे, जितना मैक्सिमम फेल कर जाएगा, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए MPST। बचा हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, दोनों किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल। बट मोस्ट इकोनॉमिकल कौन, MDET। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला क्या है सही, दूसरा अकॉर्डिंग टू डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी द शियर यील्ड स्ट्रेंथ इज लेस देन द शियर स्ट्रेंथ इन टेंशन। शियर स्ट्रेंथ इन टेंशन कभी सुने हो, नहीं सुने हो तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, गलत। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ओनली करेक्ट, तो ए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए 18 तक। अब आते हैं 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 भी टॉम का है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है, फिर भी आप लोग एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, इसमें बनाया हुआ है एक स्प्रिंग सिस्टम है, ये भी क्वेश्चन किस चीज का है, गेट का, ठीक है। ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्स। बोलता है निकालने फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के इक्विवेलेंट अपॉन एम। हमें निकालना क्या है, के इक्विवेलेंट। तो हम लोग जानते हैं ये हमारा K1 था, ये हमारा K2 था और ये हमारा K3 था। तो फॉर पैरेलल कनेक्शन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट 1 क्या हो जाएगा हमारा, K1 प्लस K2। K1 प्लस K2 होता है, ये रेसिस्टेंस का उल्टा होता है,
स्प्रिंग सिस्टम रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, K1 प्लस K2। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, K1 प्लस K2 और ये हमारा क्या हो गया K3। अब पैरेलल के लिए अगर हम बात करेंगे तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस 1 अपॉन K3। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, K1 K3 प्लस K2 K3, K1 प्लस K2 प्लस K3। तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 K2 प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3। ऐसा कोई ऑप्शन में मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर इसमें से लगे तो टिक मार लेना, अदरवाइज मुझे तो नहीं लगा, मैंने देखा इसे सॉल्व करके, ठीक है। तो 19 भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, 20 बोलता है कि इफ अ थिक सिलेंडर सेल इज सब्जेक्टेड टू अ इंटरनल प्रेशर, द हुप स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन द थिकनेस विल बी। तो थिक स्ट्रेस, अगर हम लोग थिक सिलेंडर पढ़े थे तो वहां पर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करा था। तो ये हमारा क्या हो गया, थिक सिलेंडर, ये हमारा क्या हो गया, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। इंटरनल प्रेशर की बात कर रहा है, तो इंटरनल प्रेशर क्या हो गया हमारा, पी आई, और एट द आउटर सरफेस होता है हमारा प्रेशर 0, और ये कैसे वेरी करता है, पैराबोलिकली। रेडियल स्ट्रेस होता है वो निगेटिव ऑफ पी आई प्रेशर होता है, आप लोगों को याद होगा लैम्स इक्वेशन। तो ये क्या हो गया हमारा, सिमिलर एकदम कंसेप्ट बट थोड़ा सा उल्टा। ये क्या हो गया हमारा, सिग्मा आर। उसके बाद बात करते हैं हुप स्ट्रेस का। तो हुप स्ट्रेस क्या होता है, इनर सर्कल पे, इनर साइड पे सबसे ज्यादा और आउटर पे थोड़ा कम, 0 नहीं होता है। ये हो गया हमारा सिग्मा हुप। सिग्मा हुप और सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल का डायरेक्शन सेम होता है, बस मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होता है। ये हम लोग थिन प्रेशर वेसल में भी देखे थे, ठीक है। तो प्रेशर जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, प्रेशर नहीं, हमसे क्या क्या पूछा निकालने के लिए, हुप स्ट्रेस। जो हुप स्ट्रेस है वो क्या हो गया हमारा, टेंसाइल, क्योंकि पॉजिटिव है। रेडियल स्ट्रेस क्या हो गया हमारा, कंप्रेसिव, क्योंकि निगेटिव है। और लॉन्गिट्यूडनल भी हमारा क्या हो गया, टेंसाइल। तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें, टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल रिस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 प्रोडक्शन से क्वेश्चन है और एकदम याद करने वाला क्वेश्चन है। 21 बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग टूल मटेरियल HSS, सीमेंटेड कार्बाइड, सेरामिक्स एंड डायमंड्स। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज मटेरियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कटिंग स्पीड। इसके कटिंग स्पीड पर हमें बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज्यादा कटिंग स्पीड किसका होता है, डायमंड का। उससे कम किसका होता है, सेरामिक्स का। उससे कम सीमेंटेड कार्बाइड का, और सबसे कम HSS का। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन 4, 3, 2, 1। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर बी। अब आते हैं 22 पर। 22 में बहुत बच्चे मिस्टेक क्यों होंगे, एकदम सिली मिस्टेक क्यों होंगे। अभी क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको लगेगा अरे यार ऐसा कैसे मिस्टेक हमसे हो सकता है। बोलता है द हाई कटिंग स्पीड एंड द लार्ज रेक एंगल ऑफ ए टूल विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए कंटिन्यूअस चिप कैसे बनता है, अगर हमारा रेक एंगल ज्यादा हो गया, रेक एंगल ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा स्मूथली कट करेगा। ज्यादा स्मूथली कट करेगा तो हमें क्या मिला, कंटिन्यूअस चिप। अब और भी क्या है हमारा, कभी आप लोग खीरा या फिर लौकी छिले होगे तो देखे होगे, जब चाकू को हम धीरे धीरे काटते हैं तो जो उसका जो निकलता है वो क्या होता है, टूटा हुआ, मतलब वो डिसकंटिन्यूअस चिप होता है। लेकिन देखिएगा दुकानदार होगा कैसे जल्दी जल्दी निकालता है उसका ऊपर का कवर खोल, तो क्या होगा, पूरा कंटिन्यूअसली निकलता है। तो अगर स्पीड मेरा हाई है तो कंटिन्यूअस चिप तो बनेगा। रेक एंगल अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर स्पीड मेरा हाई है तो कंटिन्यूअस तो बन जाएगा। लेकिन एक और क्या है इसमें, कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्ट अप एज। बिल्ट अप एज क्या होता है कि मान लीजिए हम लोगों ने जब मशीनिंग किया तो मशीनिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन का यूज होता है, फ्रिक्शन के कारण तो कट रहा है ना, तो फ्रिक्शन से हीट जनरेट हुआ। अब जो चिप मैंने निकाला वो चिप अगर उसके हीट से बेल्ड हो गया और बेल्ड होकर के वहां पर हल्का सा कुछ क्या कहता है, प्रोजेक्शन टाइप का बन गया, उसे क्या कहते हैं, बिल्ट अप एज।
तो बिल्डिंग होने के लिए समय भी तो चाहिए मेरे पास। अब फास्ट करोगे तो समय कहाँ है बिल्ड होने के लिए। तो अगर सिर्फ और सिर्फ हमसे ये पूछता कि डक्टाइल मटेरियल को अगर हम कर रहे हैं मान लीजिए मशीनिंग, तो वहां होता कंटिन्यूअस विद बिल्ट अप एज। लेकिन जैसे यहां स्पीड हाई कर दिया, स्पीड हाई का मतलब क्या हो रहा है कि समय ही नहीं मिल रहा है उसको बिल्डिंग होने का, तो बिल्ट अप एज कहां से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ओनली ए कंटिन्यूअस चीप। तो 22 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूअस चीप। मैक्सिमम बच्चे इसमें सी मार्क आएंगे कंटिन्यूअस चीप विद बिल्ट अप एज, देख लीजिएगा अगला एग्जाम से ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 1996 का कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है 23, ठीक है। 23 बोलता है, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस आर मेजर डायरेक्टली बाय स्ट्रेन गेज और फोर्स डायनोमीटर ड्यूरिंग मेटल कटिंग। तो बोलता है टेंजेंस, देखिए जो भी मेजरमेंट का पार्ट है ना हमारे लिए, वो कौन कौन सा मेजरमेंट का पार्ट है, टेंजेंशियल एंड एक्सियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स और एक्सियल फोर्स हमारे लिए मेजरमेंट का पार्ट है। तो हमारा जो एक्सियल फोर्स है वो आपका क्या होता है इसमें, वो आपका हॉरिजॉन्टल कटिंग फोर्स होता है, और टेंजेंशियल क्या होता है, वर्टिकल फोर्स। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा आंसर हॉरिजॉन्टल कटिंग फोर्स और चौथा वर्टिकल फोर्स। तो 2 और 4 को मेजर करते हैं हम लोग किससे, डायनेमोमीटर से। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, 23 का बी। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 1996 में पूछा गया है, ठीक है। 23 के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर। बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हर कोई सही किए होंगे इसको। तो 424 में बोलता है द रिमूवल ऑफ मेटल इन ए ड्रिलिंग ऑपरेशन इज डन बाय। ड्रिलिंग ऑपरेशन हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को ड्रिल करते हैं। ड्रिल करते तो क्या हो रहा है, एक तो उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, ड्रिल करें तो कस के लगा रहे हैं, तो कंप्रेशन तो होगा ही, और साथ में क्या होगा, कटिंग कैसे होता है, सियरिंग एक्शन से। तो सियरिंग एंड कंप्रेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें 24 का सी। अब आ जाइए 25 में। 25 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर, सॉरी 25 बोलता है गियर्स कैन बी बेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए मास प्रोडक्शन। जैसे ही वर्ड गियर आ जाए 99% केस में आंख बंद करके हॉबिंग मारना है, गियर हॉबिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हॉबिंग हो जाएगा। हॉबिंग 25 का डी, गियर हॉबिंग, ठीक है। गियर हॉबिंग किसमें नहीं होगा, जब इंटरनल कुछ बोलेगा, इंटरनल टिथ बनाने वाला, उसमें गियर हॉबिंग नहीं होगा, ठीक है। उसमें आप कोई दूसरा प्रोसेस, चाहे आपका क्या कहता है मेटल कटिंग है, कोई और प्रोसेस से कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल हर केस में गियर हॉबिंग ही होगा, बेस्ट के लिए, परफेक्शन के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या बोलता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इजीली बनाओगे। डिस्प्ले हो रहा हो क्वेश्चन आपके लिए, आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2 मीटर लॉन्ग सीमलेस मेटालिक ट्यूब। सीमलेस मतलब जहां ना रिवेटिंग हो, ना बेल्डिंग हो, ना कोई बोल्टिंग हो, कोई कनेक्शन है, एकदम सीमलेस, परफेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या किससे हम लोग बनाते हैं, उसके लिए हम लोग बनाते हैं सीमलेस के लिए एक्सट्रूशन से और रोलिंग से। देखिए ड्राइंग का मतलब क्या हो गया, पहला ऑप्शन ड्राइंग है, ड्राइंग मतलब खींचना। तो ड्राइंग से हम लोग खींच करके किसी मोटे सरफेस को पतला में कन्वर्ट कर सकते हैं, बायर कर सकते हैं, लेकिन सीमलेस ट्यूब नहीं बना सकते हैं। तो रोलिंग तो होगा नहीं, तो जिस भी इसमें 1 है वो कैंसल। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो कैंसल आउट हो गया। बचा स्पिनिंग। स्पिनिंग से हम लोग 3 डायमेंशनल कोनिकल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये नहीं क्या कहता है सिलेंडर या फिर ट्यूब नहीं। तो क्या बचा हमारा, एक्सट्रूशन और रोलिंग 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। 26 का क्या हो गया हमारा बी। अब आइए 27 में। 27 वन लाइनर है। द मोस्ट प्रीफर्ड, देखिए टरबाइन ब्लेड किससे बनता है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से। तो हम लोग को साफ पता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, डायरेक्ट आरके जैन से उठा लिया गया क्वेश्चन है ये। आइए 28, देखिए 28 भी मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि 28 जो क्वेश्चन है वो सिविल सर्विसेज का किसी ईयर का क्वेश्चन को एग्जैक्टली याद नहीं, बट सिविल सर्विस जो आईएएस का पेपर होता है उसका क्वेश्चन है ये। बोलता है एप्लीकेशन लिस्ट 1 में है और वेरियस टाइप ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस दिया हुआ है। तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ए क्या बोलता है कि बिल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय। तो बिल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय जो हम लोग करते हैं, एल्यूमिनियम हमेशा किससे होता है, टीआईजी बिल्डिंग से। एल्यूमिनियम टीआईजी बिल्डिंग से होता है। तो ए का 3 हो जाएगा। बी पर आइए। बी बोलता है हमारा शिप बिल्डिंग। बी क्या बोलता है, शिप बिल्डिंग। तो शिप बिल्डिंग जो होता है वो सबमर्ज्ड आर्क बिल्डिंग से होता है। शिप हमसे कैसे बनाते हैं, सबमर्ज्ड आर्क बिल्डिंग से। तो बी का क्या हो गया 1।
सी क्या बोलता है, ज्वाइनिंग ऑफ HSS ड्रिल बीट ऑफ कार्बन, ये कैसे होता है हमारा, चलिए इसके बारे में आइडिया नहीं है, छोड़ देते हैं, डी की ओर आगे बढ़ते हैं। डी बोलता है हमारा डीप पेनिट्रेशन। डीप पेनिट्रेशन कैसे करेंगे, जहां सबसे ज्यादा एनर्जी रिड्यूस होगा वहां ना डीप पेनिट्रेशन करेंगे। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां होता है, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में, इलेक्ट्रॉन बीम बेल्डिंग में, सॉरी, तो क्या हो जाएगा डी का 2, तो क्या हो जाएगा 4। तो मेरे अकॉर्डिंग 3142 होना चाहिए, बट ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। लेकिन अगर आप ए लगा करके आए हो तो सकता है बीपीएससी इसको सही माने, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और दिया हो तो आप लोग चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डीप पेनिट्रेशन का तो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन बीम, क्योंकि डीप पेनिट्रेशन कब होता है, जब मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा तब ना डीप पेनिट्रेट करेगा। तो मैक्सिमम एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होता है, इलेक्ट्रॉन बीम में। तो इलेक्ट्रॉन बीम को कोई ऑप्शन नहीं दिया डी का 2, ठीक है। तो मुझे गलत लगा है, फिर भी आप लोग एक बार सोल्यूशन बीपीएससी से मैच कर लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं 29। 29 की बात करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वन लाइनर क्वेश्चन है। इन सीएनसी मशीन टूल इनकोडर इज यूज। इनकोडर क्या करता है, टेबल पोजीशन के बारे में बताता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 30 में आइए। 30 बोलता है इन अ फ्लैट बेल्ट ड्राइव द मैक्सिमम टेंशन विच द बेल्ट कैन बी सब्जेक्टेड टू टी, द मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ इज एम, द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट फॉर ए मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए जो हमारा वेलोसिटी होता है वो होता है √T/3m। इसमें कुछ और कंसेप्ट आपको देते हैं, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ दे इसके अलावा। तो बोलता है कि मैक्सिमम पावर जो होता है, मैक्सिमम पावर कब आएगा, फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर T1 इज इक्वल टू क्या होता है T/3, जहां T1 क्या है, टेंशन इन अ कौन सा, रिजिड या फिर टेंशन इन अ टाइट साइड। टाइट साइड का टेंशन T1 और T क्या हो गया हमारा मैक्सिमम टेंशन, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंशन का अगर 1/3 रहेगा टाइट में टेंशन, तो वहां पर हमारा मैक्सिमम पावर निकलेगा। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, हो सकता है ये चाहिए पूछ दे एग्जामिनेशन में, तो याद रखिएगा। 30 के बाद हम लोग 31 पर आते हैं। 31 बोलता है कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स आर यूज टू गेट। मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स हमें किसमें हेल्प करता है, तो मल्टी स्टार्ट लार्जर लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ नो गारंटी ऑफ सेल्फ लॉकिंग। जहां मल्टी स्टार्टिंग हो जाए वहां सेल्फ लॉकिंग कोई गारंटी नहीं। सेल्फ लॉकिंग क्या होता है, 1D मोशन। जैसे कि आप लोग बिग बाजार जाते होंगे, तो बिग बाजार में जब सामान लेने के बाद जब जो प्लास्टिक या फिर झोला उसको पैक कैसे करता है, एक थ्रेड ऐसे लगा देगा, वो आसानी से लग जाएगा, लेकिन खुलने टाइम बहुत काटना पड़ता है। वो क्या क्या खुद से खुद को लॉक किया, मैंने वहां ताला तो लगाया नहीं, खुद से लॉक कर दिया, उसे कहते हैं सेल्फ लॉकिंग। लेकिन जैसे ही मल्टी स्टार्टर आ जाए, मल्टी स्टार्टर थ्रेड आ जाए, तो वहां हमारा सेल्फ लॉकिंग कोई गारंटी नहीं होता, वो खुल सकता है और खुल नहीं भी सकता है। तो इसमें देखिएगा अगर इतना नहीं पता है लार्जर लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी, तो क्या हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में ही तो है, विथ नो गारंटी ऑफ सेल्फ लॉकिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी। 31 का क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। 32 आइए, वन लाइनर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा आपको। बोलता क्या है कि इन हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। देखिए हम लोग जब बियरिंग पढ़े थे तो वहां दो तरह का बियरिंग पढ़े थे, एक हाइड्रोडायनेमिक, एक हाइड्रोस्टैटिक। नो फ्रिक्शन में, फ्रिक्शनलेस बियरिंग में हाइड्रोडायनेमिक और हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक में क्या था कि जो आपका जो बियरिंग था, बियरिंग के बीच में बाहर से हम लोग एक्सटर्नली प्रेशर डाल करके गैप मेंटेन करते थे ताकि हमारा बीच में फ्रिक्शन ना हो। लेकिन हाइड्रोडायनेमिक में क्या होता है कि जब मोशन स्टार्ट होता है, तो मोशन स्टार्ट होने से बीच में जो वाइलिंग होता है, हमारा जो लुब्रिकेंट्स होता है, वो क्या होता है फ्रिक्शन से टेम्परेचर बढ़ता है और वो अपने को एक्सपैंड करता है, और उस एक्सपेंशन के कारण हमारे दोनों के लेयर के बीच में गैप आता है और फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। तो हाइड्रोडायनेमिक में क्या हो जाएगा, ऑयल फिल्म इज मेंटेन्ड बाय सप्लाइंग ऑयल अंडर प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए, नहीं प्रेशर तो हम लोग देते नहीं है। बी क्या हो जाएगा, द ऑयल फिल्म प्रेशर इज जनरेटेड बाय ओनली बाय द रोटेशन ऑफ जर्नल। हाँ, जब जर्नल रोटेट करेगा तो ऑयल फिल्म क्या होगा, अपने आप को हीट से एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, और उसके कारण क्या होगा, हमारा बीच में गैप होगा और हमारा फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें हमारा बी, 32 का बी। अब आ जाइए 33 में।
बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फ्रिक्शन, अभी इसके पहले 32 वही क्वेश्चन था। जनरल बेयरिंग क्या है हमारा, एंटी फ्रिक्शन, फ्रिक्शनलेस, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाइए 34, अ बोल्ट ऑफ M24 इंटू 2, मार्केट में जाओगे तो आपको बोलेगा M24 इंटू 2 हमें बोल्ट दीजिए, तो इसका मतलब क्या होता है, तो जो 24 दिखाता है वो दिखाता है आपका नॉमिनल डायमीटर, ये क्या दिखाता है, नॉमिनल डायामीटर, और ये क्या दिखाता है हमारा पिच। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा सी में क्या बोल रहा है, तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज 24 एंड द पिच इज 2 mm, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 34 का सी। आइए 35 में, 35 बोलता है ए क्वार्टर ज्वाइंट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग, ठीक है। देखिएगा क्वार्टर ज्वाइंट क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक शाफ्ट है, इसको हमने कनेक्ट करवाया, ठीक है, कनेक्ट करा, तो ये दोनों कनेक्शन कैसे करेंगे, एक ज्वाइंट से, उसको क्या कहेंगे, क्वार्टर ज्वाइंट, और क्वार्टर ज्वाइंट कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्वार्टर ज्वाइंट, ठीक है, मतलब दो के बीच में डाल दीजिए मटेरियल, वो टूटेगा नहीं। तो अब इस पर अगर हम एक्सियल फोर्स लगाएंगे तो भी उसको ये कंट्रोल करेगा, नहीं निकलने देगा एक्सियली। अगर इसे हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो भी उस पर ये वर्क करेगा, उसको नहीं घुसने देगा एक दूसरे के अंदर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए क्या लिख रहा है, ऑप्शन बी एन एक्सियल टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव फोर्स, दोनों को ये ट्रांसमिट करता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी। अब आते हैं 36 में, ऑप्शन नंबर 35 तक हो गया था क्वेश्चन, 36 में आते हैं। 36 बोलता है जो हमारा लुईस इक्वेशन होता है, देखिएगा जब मशीन डिजाइन में गियर के टिथ का डिजाइन किए थे वहां हमारा लुईस इक्वेशन पढ़ने को था। तो लुईस इक्वेशन कहां अप्लाई करते हैं, तो लुईस इक्वेशन हम लोग डिजाइन कर रहे हैं ना, मैंने क्या बोला, टिथ के डिजाइन में हम लोग लुईस इक्वेशन को यूज करते हैं। टिथ मतलब गियर का टिथ और पिनियन का टिथ। तो गियर या पिनियन दोनों में से कोई एक भी अगर टिथ टूट गया तो क्या मेरा कॉम्बिनेशन वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो बोलता है कि लुईस इक्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं जो गियर और पिनियन में सबसे कमजोर हो, दोनों में से जो कमजोर हो उसको डिजाइन हम लोग कर देते हैं। तो क्या बोलता है इसमें आंसर, ऑप्शन नंबर 36 का, टू बीकर ऑफ द पिनियन और गियर, पिनियन और गियर में जो भी बीकर होगा उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 36 का डी। आइए 37 में, 37 बोलता है इफ द लोड ऑफ ए बॉल बेयरिंग इज हाफ इट्स लाइफ, तो हम लोग जानते हैं कि लाइफ ऑफ अ बॉल बेयरिंग इज इक्वल टू सी अपॉन पीई टू द पावर 3, जहां सी कांस्टेंट और पी क्या है हमारा इक्विवेलेंट लोडिंग। बोलता क्या है, इफ द लोड ऑन द बॉल बेयरिंग इज हाफ, अगर लोड को हाफ कर दिए तो हमारा एल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीई टू द पावर क्यूब। तो L2 अपॉन एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE1 अपॉन PE2। तो L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू PE1, और ये क्या हो जाएगा PE1 बाई 2, क्योंकि हाफ कर रहे थे, इसका क्या हो गया क्यूब। तो L2 क्या हो जाएगा 8 टाइम्स L1। तो अगर हाफ कर रहे हैं हम लोग लोड तो लाइफ क्या हो जाएगा 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर हमारा इंक्रीजेज 8 टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी। आइए 38, क्वेश्चन नंबर 38 कोल इंडिया लिमिटेड 2017 में एग्जामिनेशन हुआ था पीएसयू का, वहां से उठाया गया क्वेश्चन है। बोलता है क्या है 38 में व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ ए सेल्फ लॉकिंग पावर स्क्रू। सेल्फ, मैंने भी आपको सेल्फ लॉकिंग के बारे में बताया था। सेल्फ लॉकिंग क्या कहता है कि हमने एक बार इसमें वन साइडेड मोशन होता है, सेकंड को वो खुद लॉक कर देता है। तो बोला जाता है कि फॉर अ सेल्फ लॉकिंग स्क्रू द मैक्सिमम इफिशियंसी विल बी 50%, मतलब इफिशियंसी 50 के बाहर जा ही नहीं सकता है, जब भी होगा 50 के अंदर, मैक्सिमम 50। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों 50 के ऊपर है। डी में बोल रहा है इफिशियंसी लेस देन 50 डिग्री, 50%। तो क्या हो जाएगा हमारा 38 का ऑप्शन नंबर 38 का
ऑप्शन नंबर डी। अब आइए 39 क्या बोलता है देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा। एक क्या है, रिवेटेड जॉइंट है, एक ब्रैकेट है जो कि रिवेटेड जॉइंट से कनेक्टेड है, एक ब्रैकेट है जो कि रिवेटेड जॉइंट से कनेक्टेड है। इस पर लोड लग रहा है P है, W लगा रहे हैं, क्वेश्चन में W दिया है, ठीक है। पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R और पॉइंट S। हमें सब फिर पूछ रहा है क्या कि असिंट्रिकली लोडेड रिवेटेड जॉइंट इज शोन इन द विथ 4 रिवेट PQRS, व्हिच ऑफ द रिवेट्स आर मोस्टली लोडेड। तो जो रिवेट लोड के सबसे नजदीक होगा वही पर, उसी पर डेंजरस रहेगा, वही टूट सकता है, उसी पर मैक्सिमम लोडिंग होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर Q और R किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। बहुत आसान था 39, हर कोई बनाकर आए होंगे, इसको भी गलती करेगा तो गलत बात है। 40 की बात करते हैं। 40 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डेटा नीडेड फॉर MRP। सबसे पहले बात करते हैं MRP होता क्या है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो सेल्स के लिए ना, हम लोग इंजीनियर्स हैं। तो MRP क्या बोलता है, MRP बोलता है, MRP का फुल फॉर्म होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मतलब MRP बोलता है कि हमें मटेरियल खरीदना है, उसका प्लान करना है। तो प्लान करना है तो बोलता है कि इसमें से कौन कौन सा इनपुट डेटा इंपॉर्टेंट है MRP के लिए। तो देखिएगा इसमें जो एक मशीन कैपेसिटी है, क्या मशीन कैपेसिटी से हम मटेरियल रिक्वायरमेंट का प्लानिंग करेंगे क्या? अरे भाई हमको जितना प्रोडक्शन चाहिए उसके हिसाब से मटेरियल खरीदेंगे ना, मशीन भी खरीद लेंगे साथ में। तो मशीन कैपेसिटी क्या होगा, इसमें नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 कौन कौन सा है, तो बी, सी और डी में ऑप्शन नंबर 4 आपका है। तो बी सी डी आपका, सॉरी बी सी डी, सॉरी 3, हाँ 3, मशीन कैपेसिटी 3 में है ना। देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में 3 है, तो बचा हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी जिसमें 3 नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर 3। अब बोलते हैं कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होता है। तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल को कहता है इट इज डिजाइन टू मीट द मार्केट डिमांड इन फ्यूचर। फ्यूचर में हमारा देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल का रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या क्या प्लान करना होगा। तो हमें पहला प्लान करना होगा ना कि हमारा फ्यूचर में मार्केट में कितना डिमांड हो सकता है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करना होगा, तो उसके लिए हमें MRP प्लानिंग करना होगा। तो MPS क्या करता है, MPS को कहते हैं फुल फॉर्म में मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। मतलब कि ये बताता है कि हमारा मार्केट में डिमांड क्या होने वाला है फ्यूचर में, उसके बारे में हम लोग डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। सेकंड बोलता है इन्वेंट्री पोजीशन। ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेंट्री पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि हमने सामान मार्केट से खरीद कर ले आया। अब सामान अगर लाए तो सामान रखेंगे कहां। अगर मेरे पास एक ही रूम है और इस रूम के हिसाब से हम सामान है, मेरा रूम भर गया, तो बाकी सामान कहां से लाएंगे। तो जब सामान खरीदने का प्लानिंग करें तो इन्वेंट्री की भी तो बात करेंगे। इन्वेंट्री का पोजीशन मेरे पास क्या है, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड हम क्या रख रहे हैं, इन्वेंट्री खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन्वेंट्री पोजीशन क्या करता है कि इट इज कीप अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री। हमारा कितना रिकॉर्ड है अप टू डेट वो करता है, ठीक है। फिर बिल ऑफ मटेरियल का क्या काम है, बिल ऑफ मटेरियल शॉर्ट में BOM बॉम कहते हैं। इसका काम होता है कि प्रोडक्ट स्ट्रक्चर की बात करता है। जैसे कि ये पेन हमें बनाना है, हमारा ये मार्केटिंग क्या है, पेन। तो पेन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो जाता है पेन में, कि हम मार्केटिंग से पहले सामान खरीदेंगे, फिर उसका डब्बा ढक्कन बनाएंगे, फिर उसमें हम अंदर में जो रहता है वो डालेंगे, फिर नीब डालेंगे, इंक डालेंगे, ढक्कन लगाएंगे, सेल्समैन को देंगे, बेच देंगे। वो सब किस में आता है, बिल ऑफ मटेरियल, BOM। वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया अब तक। इसमें बीच में कहीं कोई डाउट हो आप लोग को जरूर कमेंट करिएगा। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, बट हो सकता है 1-2। अब आते हैं 41 में। 41 की बात करते हैं हम लोग। 41 में कहता है इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल वुड यील्ड। हम लोग पढ़े थे, बहुत सारा था, मिनिमम प्राइस रूल था, मिनिमम लोकेशन रूल था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था, मॉडिफाइड डिमोडिफाइड मेथड से मोदी मेथड कहते थे, बहुत सारा मेथड था। तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था वो क्या बताता है हमारा, वो बताता है हमें इनिशियल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। जैसे ऑप्टिमम ने इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन क्या बताता है, इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन। तो क्या बताता है हमारा
इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, और इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ए में क्या दिया है, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब हमारा शुरुआत में कितना फिजिबिलिटी है वो बता देगा। ऑप्टिमम बताने के लिए हमें मोदी मेथड के पास जाना पड़ेगा। मोदी मेथड क्या था, मॉडिफाइड एंड डीमॉडिफाइड मेथड। तो मोदी मेथड से हम लोग क्या करते थे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे, बट फिजिबिलिटी कहां से लाते थे हम लोग, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। तो ये तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो हम लोग पढ़े थे, आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बहुत बेसिक टॉपिक से क्वेश्चन, तो हर कोई सही बना कर आए होंगे, ठीक है। अब आते हैं 40 सेकंड। 40 सेकंड हमारा क्या कहता है, असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन की बात करते हैं। देखिए असर्शन रीजन कभी भी क्वेश्चन है, उसको बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। कैसे, असर्शन को पढ़िए, असर्शन अगर आपको सही लगा, अगर असर्शन गलत हो गया तो ऑब्वियस सी बात, जब असर्शन गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर से डी हो जाएगा कि ए इज फॉल्स। लेकिन अगर आपको असर्शन सही लगा तब रीजन पढ़िए। अगर रीजन भी आपको गलत लगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन रीजन भी सही निकला तब मामला फंसता है कि ए और बी। तो अब असर्शन और रीजन दोनों को कंबाइन पढ़िए, बीच में बिकॉज लगा करके। अगर सेंटेंस फ्रेम हुआ तो ए, नहीं हुआ तो बी। बोलता है इन एट्रीब्यूट कंट्रोल ऑफ क्वालिटी बाय सैंपलिंग द सैंपल साइज हैज टू बी लार्जेस्ट देन वेरिएबल कंट्रोल। सही बात है, सही बात बोल रहा है। रीजन की बात करते हैं, वेरिएबल्स आर जनरली कंटिन्यूअस एंड एट्रीब्यूट्स हैव वेरी फ्यू डिस्क्रीट लेवल। ये भी सही है। अब दोनों को बिकॉज लगाते हैं। इन एट्रीब्यूट कंट्रोल ऑफ ए क्वालिटी बाय सैंपलिंग द सैंपल साइज हैज टू बी लार्जेस्ट देन वेरिएबल कंट्रोल बिकॉज वेरिएबल्स आर जनरली कंटिन्यूअस एंड एट्रीब्यूट्स हैव वेरी फ्यू डिस्क्रीट लेवल। एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए। 40 सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 43 पर, क्या बोलता है देखते हैं। 43 बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्ट एंड सीपीएम। पर्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये क्या होता है, इवेंट ओरिएंटेड, ठीक है। क्योंकि हमें क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट को पहले हम इवोल्यूट कर रहे हैं, इवोल्यूशन कर रहे हैं, फिर उसको हम रिव्यू कर रहे हैं कि सही है कि नहीं, तब जाकर उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये इवेंट ओरिएंटेड हुआ ना, कि पर्टिकुलर इवेंट मेरा सही है कि नहीं, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि जब हम इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब न्यू डिजाइन कर रहे हैं, अगर बना बनाया आपको बोल दिया कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्लास लेना है या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्लास लेना है, जब आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो करोगे क्लास में, तो आपको नहीं समझ में आएगा हम कोर्स को कितने दिन में खत्म करेंगे, सही से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब 2-3 बार पढ़ा दोगे तो समझ में आ जाएगा कोर्स कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो नए के लिए पर्ट होता है, और पर्ट में कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है टाइम। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, पर्ट इज इवेंट ओरिएंटेड, सीपीएम इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, एकदम सही है। दूसरा कहता है पर्ट इज प्रोबेबिलिस्टिक, बाय सीपीएम डिटरमिनिस्टिक, सही बात है। पर्ट क्या मेरा प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिटी सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन सीपीएम क्या है, डिटरमाइन है। हम 3 बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लास लें, चौथा बार हम डिटरमाइन है कि हम दिन में खत्म कर देंगे। तो सीपीएम क्या है मेरा, डिटरमिनिस्टिक, और पर्ट क्या है मेरा, प्रोबेबिलिस्टिक। तो 1-2 तो सही है। थर्ड बोलता है लेवलिंग एंड स्मूथिंग आर द टेक्निक रिलेटेड टू रिसोर्स शेड्यूलिंग इन सीपीएम, सही बात है। सीपीएम का रिसोर्स है वो। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 सारा सही है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए। आइए 44 कहता है कि इफ द एवरेज अराइवल रेट इन अ क्यू इज 6 कस्टमर पर आवर, लेमडा क्या देकर रखा है, 6 पर आवर, एंड एवरेज सर्विस रेट इज 10 पर आवर। म्यू क्या देख रखा है हमारा, 10 पर आवर। बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द लाइन इंक्लूडिंग द कस्टमर बीइंग सर्व्ड। देखिए जब आपको पढ़ना होगा ना, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़े होंगे, तो वहां आपको 2 तरह का बात हुआ होगा, एक सिस्टम का और एक क्यूब का, ठीक है, एक सिस्टम का और एक क्यूब का। तो अगर मान लीजिए कि हमारा एक ये सर्विस पॉइंट है, यहां पर कंप्यूटर लगा हुआ और एक ऑपरेटर बैठा हुआ कंप्यूटर चला रहा है, ठीक है। ये एक बड़ा सा हॉल है, बड़ा सा हॉल है, ठीक है। इस हॉल में ढेर सारा इंसान अपना नंबर लगाए हुए हैं, ढेर सारा इंसान नंबर लगाए हुए हैं। तो अगर यहां तक का इंक्लूड हम करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, क्यूब, क्यूब। और अगर इसमें हम सॉरी यहां तक नहीं, अगर यहां तक कर रहे हैं तो जिस सिस्टम को देखिए जिसमें इंसान का सर्व हो रहा है उसको छोड़ दिए, मेरा टिकट तो कट ही रहा है तो हमको नहीं गिना, बाकी क्या कहता है, भाई दूसरा के पीछे है, मतलब ये का तो हो रहा है उसको छोड़ दो, 2 और है फिर हम है। तो अगर इसको छोड़ दिए तो क्या कहेंगे, क्यू, और इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, सिस्टम, ठीक है। तो बोलता क्या है कि द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द लाइन इंक्लूडिंग द कस्टमर बीइंग सर्व्ड, मतलब इसको भी इंक्लूड करना है। हम लोग पढ़े हैं
एल एस इज इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस रो, वेयर रो इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा अपॉन म्यू, क्या हो जाएगा 0.6। तो एल एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.6 अपॉन 0.4, कट कितना हो जाएगा 1.5। तो एल एस कितना हो जाएगा 1.5। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। वही अगर आपसे लेंथ ऑफ अ क्यूब बोलता तो क्या बोलते हम लोग, रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो। आराम से पुट करके आंसर ले आते हैं, तो पढ़ना जरूरी है कि क्या पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आइए 45 आते हैं, इधर छोड़ देते हैं, इधर क्वेश्चन डिस्प्ले होता होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ which of the following is not a technique of predetermined motion time system? मोशन टाइम सिस्टम, वर्क फैक्टर सिस्टम, एमटीएम और सिंथेटिक डाटा, तीनों उसका टेक्निक है। सिर्फ और सिर्फ स्टॉप वॉच टाइम स्टडी नहीं है, ये टाइम स्टडी का टेक्निक है, स्टॉप वॉच टाइम स्टडी। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 46 में आते हैं, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ माइल्ड स्टील अप्रोक्सीमेटली, डायरेक्ट वन लाइनर है, कितना होता है माइल्ड स्टील का। देखिए माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, इन चारों का हमेशा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या कहता है आपका गिब्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछता है, नहीं तो कम से कम यंग्स मॉडुलस, एस बाई टी, एस बाई एस, एस यू टी, ये तीनों याद रखिए। किसका किसका, माइल्ड स्टील का, आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा आंसर डी, 210 गीगा पास्कल। 47 में आइए, टेफ्लॉन इज यूज फॉर बियरिंग बिकॉज, टेफ्लॉन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होता है। बियरिंग में टेफ्लॉन इसलिए यूज करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होता है, जिससे हमारा फ्रिक्शनल लॉसेस कम जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेफ्लॉन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होता है। आइए 48 बोलता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं क्या है। ए, बी, सी, डी। ए क्या बोलता है, इंजीनियरिंग सेरामिक्स। इंजीनियरिंग सेरामिक्स मतलब वो मटेरियल जिसमें हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जैसे स्विच के पीछे देखते होगे आप, चीनी मिट्टी टाइप बना हुआ रहता होगा, वो वही उसे क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग सेरामिक्स। तो क्या काम है उसका, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बनाने का। इंजीनियरिंग सेरामिक का क्या काम है, या फिर आप देखते होगे जो बड़ा बड़ा पावर ट्रांसमिशन लाइंस होते होंगे, तो गोल 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 बना हुआ रहता है तार के बीच में, वो क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। वो क्या का बना होता है, इंजीनियरिंग सेरामिक्स का। तो ए का क्या हो जाएगा हमारा 4। अब अगर ए का 4 हुआ तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें हो सकता है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर भी एग्जामिनेशन का सवाल है, जिंदगी का सवाल है, एक बार क्रॉस सेक्शन तो भाई करेंगे, ऐसे कैसे। अब आते हैं कंट्रोल रॉड्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कंट्रोल रॉड क्या का बना हुआ होता है, कैडमियम का, सिल्वर का, इंडियम का और हाफनियम का। तो इसमें क्या है हमारा बोरोन का ही बना हुआ होता है। तो न्यूक्लियर रॉड कंट्रोल रॉड्स क्या का बना होता है, बोरोन का। तो डी का क्या हो जाएगा हमारा 2। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही चल रहे हैं। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट। आइए 49 क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिए IS 1865-1991 स्पेसिफिकेशन SG, देखिए उसको छोड़ दीजिए, 1865-1991 क्या कहता है उसको छोड़ दीजिए। क्या बोलता है SG 350/22, क्या बोलता है SG 350/22। SG का मतलब क्या होता है, एस्फेरॉइडल ग्रेफाइट। SG क्या मतलब हुआ, एस्फेरॉइडल ग्रेफाइट। तो स्फेरॉइडल ग्रेफाइट चारों ऑप्शन में है, ठीक है। 350 का मतलब होता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये जो हमारा है ये क्या है, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में BHN है, ब्रिटलनेस हार्डनेस नंबर, गलत हो गया। बी में मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है, सी में मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और डी में भी हमारा ब्रिटल हार्डनेस नंबर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए था, बी।
अब थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए काम आ जाए। ये जो 22 लिखता है, ये लिखता है परसेंटेज इलोंगेशन, मतलब अगर हम टेंसाइल टेंशन प्रोवाइड करेंगे तो मैक्सिमम 22% मेरा परसेंटेज इलोंगेट करेगा, फिर नहीं करेगा। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। वैसे जो पीडीएफ मैं आप लोगों को देने वाला हूं उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, कोई लोड नहीं लेना है। आ जाइए आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर में देखते हैं क्या है। ये भी हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग। बहुत आसान है, मैक्सिमम बच्चों का सही गया होगा, और जो क्लासेस किए थे हमारे पास ऑफलाइन में उनका तो पक्का सही गया होगा। आइए 50 में ए बी सी डी बोलता है। ए में टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ अ माइल्ड डक्टाइल स्टील। याद करिएगा, मैंने बोला था जब माइल्ड डक्टाइल स्टील है उसमें टेंशन देंगे तो कैसे फेल करेगा, कप एंड कोन फेलुअर। अब कप एंड कोन तो कोई डायग्राम में है नहीं, तो कप एंड कोन के रीजन मैंने क्या दिया था कि भाई अगर मेरा ये एक डक्टाइल मटेरियल है, इस पर हमने क्या दिया, टेंशन। क्या दिया, टेंशन। तो टेंशन दिया और हमने ये बोला कि मैक्सिमम जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो शियर में बहुत कमजोर होता है। डक्टाइल मटेरियल को आप हल्का सा, आप एल्युमिनियम को पकड़ लो ना, एल्युमिनियम को आप घर का चाकू से काट सकते हो, इतना शियर में वो कमजोर होता है। तो शियर में कमजोर होता है मतलब अगर जिस प्लेन पर मेरा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो उस प्लेन पर तो टूट जाएगा ना ये, क्योंकि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो रहा है और शियर में कमजोर है, टूट गया। तो अगर सिर्फ और सिर्फ टेंशन यूनी एक्सियल स्ट्रेन था तो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन कौन था, 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री मतलब क्या, इस पर हमारा टूट जाएगा आसानी से। तो देखिए जो हमारा पहला फिगर है सेम टू सेम ऐसा ही बना हुआ है, तो ए का क्या हो जाएगा, 1। आइए बी क्या कहता है, टेंसाइल टेस्ट ऑफ अ ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल क्या में भी कमजोर था, ब्रिटल मटेरियल हमारा कमजोर था टेंशन में, शियर में, कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग, टेंशन में कमजोर। तो जिस प्लेन पर टेंशन मैक्सिमम हो उस प्लेन को क्या करेंगे, उस प्लेन पे टूट जाएगा आसानी से। तो यूनी एक्सियल स्ट्रेस में हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन कौन था, सिंपल क्रॉस सेक्शन 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मतलब क्या, ऐसे ब्रेक कर जाएगा, और इसे क्या कहते थे, याद करिएगा, ट्रांसवर्स ग्रैनुअल फेलुअर। याद करिएगा, ट्रांसवर्स से क्या कहते हैं, कप एंड कोन, ट्रांसवर्स ग्रैनुअल फेलुअर। तो बी का क्या हो जाएगा, डायग्राम देखिएगा 2, तो बी का हो जाएगा हमारा 2। तो बी का अगर 2 हुआ तो ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिक, बाकी से मतलब ही नहीं है हमारा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो हमने देखा इसमें टोटल कितना क्वेश्चन मिस्टेक है, एक बार फिर से मैं काउंट कर लूं। एक आपका गलती है इसमें, सही है, सही है। इसमें एक गलती है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद जो गलती है हमारा इसमें 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, 2 गलत हो गया। 14 के बाद 19, 3 गलत हो गया। और 19 के बाद आपका 28, 4 क्वेश्चन। उसके बाद तो मुझे नहीं लगा कहीं गलत होगा, इसके बाद गलत नहीं है। तो 4 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग गलत है, बाकी बीपीएससी का मर्जी, और बाद में फिर हम लोग देखेंगे आंसर किया जाएगा तो देखते हैं क्या करना होगा, चैलेंज करना होगा, करेंगे मिल करके। 46 क्वेश्चन मान के चलिए, 46 में मुझे लगता है 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन होगा जो नहीं बना होगा, मतलब समझ लीजिए 40 के अप्रॉक्स बनने लायक थे। तो 40 में से अगर आपका 38-37 अटेम्प्ट है मैकेनिकल ब्रांच के लिए, सीट्स कम थे, 38-37 अगर अटेम्प्ट है तो ठीक है, उससे कम है तो एक बार सोचने की जरूरत है, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग का कितना कितना मार्क्स आया फाइनली, ताकि मुझे भी समझ में आए एक्चुअल आइडिया कि हाँ अब इतना कट ऑफ जाने वाला। आप लोग सही बताओगे तब ना हम लोग भी कट ऑफ एज्यूम करेंगे। आप लोग अपना मार्क्स बताते हो नहीं है, पूछते हो सर कट ऑफ क्या जाएगा, अपना मार्क्स एग्जैक्टली बताइए, कमेंट में डालिए कि हाँ सर मेरा इतना आया, इतना आया, इतना आया, तो हम लोग कुछ कट ऑफ को एज्यूम कर सकते हैं। कोई डाउट हो इसमें
कोई क्वेश्चन में कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन लगे कि हाँ सर आपने गलत बना रखा है वो ऐसे बनेगा, आपका कमेंट मोस्ट वेलकम है, भेजिए, हम लोग उस पर एनालिसिस करेंगे। अगर हम सही हैं आप गलत हैं तो आपको समझाया जाएगा, आप सही हैं तो हम उसको ठीक करेंगे, ठीक है। तो बाकी बच्चों को भी समझ में आ जाए कि हाँ मैंने गलत करा है तो वो भी ठीक कर ले। तो ये सब करिएगा। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन। आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी सीख रहे हैं बहुत कुछ, गलती हो सकता है आपसे भी हमसे भी, तो इस चीज़ को करिएगा। बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी पेपर 6 आना बाकी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पेपर 6 मोस्ट प्रोबेबली आज मैं रात को रिकॉर्ड करूँ, मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज के 27 ऑफ मार्च को, तो रात में शायद पेपर 6 भी रिकॉर्ड कर दूँ तो कल तक पेपर 6 भी आपके पास आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। कोई डाउट हो, पर्सनल डाउट हो, हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का नंबर है 7277084298, कॉल कर लीजिएगा। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी डाउट हो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहीं कोई डाउट आपको आ रहा हो कि सर इस सब्जेक्ट में डाउट है, इसके अलावा बीपीएससी के पीवाईक्यू के अलावा अगर कोई डाउट हो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, मुझे सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट में डाउट है। आपके उस जो फैकल्टी हमारे यहाँ वो सब्जेक्ट को लेते हैं वो फैकल्टी तक आपका डाउट एक्सेलरेट कर दिया जाएगा। फैकल्टी सेम चैनल के थ्रू आप तक रिप्लाई भेज देंगे। इतना आप लोग के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो पढ़िए, ऑल द बेस्ट। सिलेक्शन जो भी देख रहे हो सबका सिलेक्शन हो, खैर सीट तो लिमिटेड है, लिमिटेड लोग का ही होगा, लेकिन फिर भी जो उनमें बेस्ट है उनका सिलेक्शन हो और बाकी का भी किसी न किसी अदर एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो, ठीक है। तो मैं अब अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, गुड बाय।